ये रखो अपने पास, आवाज कम कर लेना इसकी। थोड़ी सी उसमें दिख रही है आपको, क्लियर है कि आवाज आ रही है? Hello everyone. Am I audible to all properly? मुझे लगता है मेरी वॉइस प्रॉपर है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्वालिटी फैक्टर था, और आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा मेनली वो हमारा फोकस्ड पार्ट रहेगा। जो हमें आज फोकस करना है वो मेन पार्ट हमारा रहेगा क्वालिटी फैक्टर का बैंडविड्थ के साथ। आज हम लोग वेरिएशन देखेंगे और आज आपको प्रैक्टिकली क्या लॉजिक होता है रिसीवर का वो फील होगा। क्यों इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, क्यों सेलेक्टिविटी को बैंडविड्थ के साथ रिलेट किया जाता है, आखिर सिलेक्शन का मतलब क्या है, कैसे 93.5 अगर ट्यून करते हैं तो केवल रेड एफएम ही सुनाई देता है, अदर फ्रीक्वेंसी कैसे रिजेक्ट हो जाती है उस टाइम पर। ये सारी बातें आज के लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले बनाए थे। अभी आपको लिखना नहीं है, जस्ट ये बेसिक फॉर्मूले पहले आप देख लो एक बार। क्वालिटी फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, क्वालिटी फैक्टर बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का, अगर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की बात की जाए एल और सी की, तो इनकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी है कि किसी नेटवर्क में कितनी मैक्सिमम एनर्जी ये स्टोर कर सकते हैं, किसके साथ अनुपात है इसका, कितनी पावर डिसिपिएट हो रही है या कितनी एनर्जी डिसिपिएट हो रही है। दैट मीन्स आपने कल एक रिलेशन देखा था, मैं इसको क्लियर कर दूं। तीन तरीकों से आपने क्वालिटी फैक्टर को देखा था। Q का मतलब था मॉड ऑफ VL और मॉड ऑफ VC टू द रेशियो ऑफ सोर्स वोल्टेज। बात अनुनाद के समय हो रही थी, इसीलिए ये सोर्स वोल्टेज यहां मैं इसको बोल सकता हूं मॉड VL अपॉन मॉड VS। और आपको पता है मॉड VS को आप बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जब भी बात हो रही है रेजोनेंस की। पूरा पूरा सोर्स वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वालिटी फैक्टर को हम बोल सकते हैं, अगर संधारित्र के क्रॉस वोल्टेज की बात की जाए, ये भी जस्ट विद इन 5 मिनट्स स्टार्ट कर रहा हूं, मॉड ऑफ VC अपॉन मॉड ऑफ VS। मॉड ऑफ VC अपॉन सोर्स वोल्टेज का मतलब रेजोनेंस के टाइम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। अब दोनों टर्म को आप देखो, दोनों से फाइनल आंसर सेम आएगा। इंडक्टर पर बनने वाला वोल्टेज धारा गुणे प्रतिघात है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। मतलब इंडक्टर पर बनने वाला रिएक्टेंस XL है, नेचर J होगा, नेचर छोड़ चुके हैं क्योंकि बात मैग्नीट्यूड में हो रही है, डिवाइडेड बाई प्रतिरोध पर I इंटू R। मुझे लगता है सभी फैमिलियर हो, I से I कैंसिल हुआ, ये वैल्यू बन रही थी XL अपॉन R। आप सभी को पता है XL का मतलब, XL इज नथिंग बट ओमेगा L डिवाइड बाई R। बात अनुनाद की हो रही है, इसका मतलब वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस ओमेगा नॉट L बाई R। आप फर्दर इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपके पास एक आंसर बना था 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C। यही सेम रिलेशन जब कैप्स्टर के केस में देख रहे थे तो रिलेशन बना था मॉड ऑफ VC का मतलब I इंटू C के लिए ओम के नियम से हम लोग XC लिखते हैं और XC का नेचर है -J। नेचर हटा दिया तो I इंटू XC अपॉन प्रतिरोध पर बनने वाला वोल्टेज I इंटू R है, I से I कैंसिल हो गया, I कैन सजेस्ट XC बाई राइट। XC का मतलब क्या होता है, जस्ट रिकॉल करते जाओ मेरे साथ। XC का मतलब था 1 अपॉन ओमेगा C।
आर पहले से था। अनुनाद के समय मैं बोल सकता हूं दिस इज ओमेगा नॉट। जैसे ही आप ओमेगा नॉट का मान फिर से रखोगे, अगेन ये सॉल्व होकर आएगा 1/r अंडर रूट L/c। तो आप डिफिनीशन में VL को यूज करो या VC को यूज करो, आना दोनों से आंसर क्या है, सेम। नेक्स्ट, ये पहला रिलेशन था। सेकंड रिलेशन मैंने आपको बताया था पावर के टर्म्स में। अगर आपको याद हो, सेकंड रिलेशन मैंने आपको बताया था पावर के टर्म्स में। मुझे ऐसा लग रहा है सभी को क्लियर हो रहा होगा, राइट? सेकंड रिलेशन मैंने पावर के टर्म्स में बताया था। विजिबिलिटी का कोई इशू तो नहीं आ रहा है किसी को? ठीक है। अब देखो, अगर क्वालिटी फैक्टर की हम बात करें तो क्वालिटी फैक्टर, जब भी मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी, क्वालिटी फैक्टर पावर के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। पावर के टर्म्स में लिखने का मतलब है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को मैं क्यू से दिखाता हूं। रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड इंडक्टर पर, अथवा रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड कैपेसिटर पर टू द टोटल पावर अथवा ऑपरेंट पावर। बट रेजोनेंस के टाइम आप जानते हो दोनों बातें हो सकती हैं। मैं एक एक करके लिखता हूं। पहला, मॉड QL अपॉन मॉड S, और मॉड S को ही हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हम कह सकते हैं रेजोनेंस के टाइम पर रिएक्टिव पावर इंडक्टर पर, और टोटल पावर किसके बराबर हो जाती है? प्रतिरोध पर बनने वाली पावर। प्रतिरोध पर बनने वाली पावर ही एक्टिव पावर है, दैट इज PR, राइट? तो यहां से अगर आप वैल्यू को लिखना चाहें, आपको पता है पावर लिखते समय आप हमेशा पावर लिखते समय करंट का RMS मान लेते हो। सो यू कैन राइट I RMS का स्क्वायर इंटू XL डिवाइडेड बाई I RMS स्क्वायर इंटू R। ये दोनों कट हो जाएंगे और आपके पास अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी XL/R, जो अभी पहले आया था। XL का मान फिर से पुट करोगे तो दिस इज नथिंग बट ओमेगा L/R, और आपने ओमेगा की जगह ये कौन सी आवृत्ति रखी है? अनुनाद। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये वैल्यू फिर सॉल्व होकर आएगी 1/r अंडर रूट L/c। इसी का एक सेकंड एस्पेक्ट ये भी हो सकता था कि क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला मैं QC के साथ भी बना सकता हूं। रिएक्टिव पावर, ध्यान देना, ये रिएक्टिव पावर है किस पर? कैपेसिटर पर, डिवाइडेड बाई ऑपरेंट पावर। मॉड ऑफ QC का मतलब है, मॉड ऑफ QC अभी चलो एज इट इज लिखते हैं। ऑपरेंट पावर को अनुनाद के समय आप क्या कह सकते हो? एक्टिव पावर। कुछ लोग इसको सीधे इस फार्मूले के नाम से भी याद कर लेते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। रिएक्टिव पावर संधारित्र पर बनेगी I RMS स्क्वायर इंटू XC डिवाइडेड बाई प्रतिरोध पर बनने वाली पावर को एक्टिव पावर कहते हैं PR, दैट इज I RMS स्क्वायर इंटू R। I RMS स्क्वायर कैंसिल है, ये वैल्यू आ रही है XC/R। XC/R में XC का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारती प्रतिघात। इसका मतलब है 1/ωc, और R पहले से था। आप यहां पर इस ओमेगा को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट भी मान सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे ही ओमेगा नॉट की, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू कम्स 1/r रूट ऑफ L/c। ये दोनों रिजल्ट कल आपने देखे थे। वैल्यू मैं पुट करके फिर से भी लिख सकता था, बट मेरे को लगता है ये क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत एलिमेंट्री बात है। तो आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। हाँ, ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद नाउ जिन स्टूडेंट्स को ये दोनों पॉइंट्स में कहीं भी दिक्कत थी, मैंने एक बार फिर से एलोबरेट जस्ट किया है, बट मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा इश्यू नहीं था कि इसको बार बार एलोबरेट करने की जरूरत है। जस्ट मैं बैंडविड्थ वाले रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तीसरा रिजल्ट भी हम लोगों ने लिखा था, थर्ड रिजल्ट था अपने पास। अगर मैं थर्ड रिजल्ट की बात करूं तो एक थर्ड रिजल्ट भी अपने पास आया था, और अभी घबराना नहीं स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली फील होगा। अगर मान लो किसी का AC पोर्शन छूटा भी है तो कोई वरीनेस नहीं है, अभी प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाई देंगी।
मैं अभी रिसीवर सर्किट बनाऊंगा जस्ट हाफ एन आवर में हम लोग वहां पहुंच चुके होंगे। अभी 5 मिनट में जस्ट बेसिक रिकॉलिंग कर रहा था मैं। इसके बाद ये भी आपको लिखना नहीं है, कल लिख चुके हो सब। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूंगा कि क्वालिटी फैक्टर को लिखने का एक थर्ड वे, तो एक तीसरा तरीका था 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पर साइकिल डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपिएटेड पर साइकिल। पूरा ड्राइव नहीं कर रहा मैं, जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहे। तो एक फॉर्मूला आपके पास था, थर्ड वे जो लिखने का तरीका था वो ये था, क्वालिटी फैक्टर Q का मान, अगर क्वालिटी फैक्टर की बात करें थर्ड वे था Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी, जस्ट मैं आ रहा हूं स्टूडेंट टॉपिक पर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, और किसका अनुपात था ये, एनर्जी डिसिपिएटेड पर साइकिल, एनर्जी डिसिपिएटेड, एनर्जी डिसिपिएटेड पर साइकिल, एनर्जी डिसिपिएटेड पर साइकिल। आपने कल इसको सॉल्व किया था, इससे भी आपके पास सेम आंसर बना था 1/r अंडर रूट L बाई सी, राइट। यहां आपने हाफ Li² लिया था, यहां I² R इंटू टी लिया था, 2 पाई अपॉन टी का मतलब ओमेगा था, और फिर यहां I0 जो ऊपर था उसको RMS के फॉर्म में बनाया था और आंसर एलिब्रेट किया था। एक चौथा तरीका यह भी हो सकता है, अगर मैं फोर्थ मेथड पर जाऊं, तो इसके लिए जब से मैं सीरीज रेजोनेंस आपको पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको हमेशा एक स्टेटमेंट बार बार बोला है, फॉर सीरीज RLC सर्किट, फॉर सीरीज RLC सर्किट, फॉर सीरीज RLC सर्किट, अगर किसी श्रेणी क्रम RLC सर्किट में अनुनाद की कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें अनुनाद आवृत्ति की बात की जाए तो ओमेगा नॉट का मान था 1/√LC, और दूसरा रिलेशन था बैंडविड्थ का। आपसे अगर बोला जाए बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को डेल्टा ओमेगा से भी डिस्क्राइब कर सकते, और ये वैल्यू सॉल्व होकर आ रही थी R/L। नाउ ये जो टर्म थी ओमेगा नॉट, इसी को बोल रहे थे हम अनुनाद आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा नॉट, जिसका मान था 1/√LC। नाउ लुक वेरी केयरफुली, पार्डन क्या क्या हुआ, कुछ इश्यू आ रहा है क्या आप लोग को? क्यों? अच्छा, आई थिंक स्क्रीन क्लियर है सभी को। अब यहां स्टूडेंट्स अगर इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ को हम देखें, इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इसकी मदद से भी हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी हेल्प लूं तो बताइए, क्वालिटी फैक्टर Q का एक मान, क्वालिटी फैक्टर Q बराबर, अगर मैं स्टूडेंट्स ओमेगा नॉट में डेल्टा ओमेगा का डिवाइड कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं सुनेंगे ध्यान से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर आप बैंडविड्थ का डिवाइड कर दें तो भी अपने पास सेम रिलेशन आएगा। आप वॉच करना, क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया है Q से, और Q के बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ की वैल्यू है डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट का न्यूमेरिक मान है 1/√LC डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ का मतलब क्या होगा, हाँ बोलो, R/L।
इतना भाग देना आप सभी जानते हो कि यहां पर 1/r, ये r नीचे आ जाएगा और l ऊपर चला जाएगा, तो L/√LC कहो तो इसको भाग अलग लिखकर फिर गुणा लिखो। मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसी को 1/r के साथ l को अगर अंडर रूट के अंदर लिखा जाए, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट √L² एक l से l कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली अपने पास सेम टर्म आ जाएगी। मुझे लगता है हम लास्ट क्लास पर पहुंच चुके हैं। लास्ट क्लास में यही रिलेशन अपने पास आया था क्वालिटी फैक्टर का। ये 4th डिफिनीशन थी क्वालिटी फैक्टर की। इसी डिफिनीशन को मैं इलोबरेट कर रहा था ग्राफ की हेल्प से, राइट? तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, इतनी बातें कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए सो दैट आज की क्लास हम लोग परसू कर सकते हैं। आज की क्लास जिनकी बीच में स्टार्टिंग क्लासेस मिस भी हैं, वो वरीनेस ना ले, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप लोग जस्ट क्लास जितना मैं बोल रहा हूं, देखो इतना ध्यान देना, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कई बार ऐसा भी होगा कि आपने केवल मेरी क्लास सुनी हो, सुनकर भी आप एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर ले जाओगे, राइट? तो कई बार क्वेश्चन जो भी हम लोग बातें यहां डिस्कस कर रहे हैं अचानक से वहां एग्जाम में स्ट्राइक करेंगी। आप क्लास को बस अटेंटिवनेस पर रहना, और क्लास में जब बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, तो आप अगल बगल की विंडो ना देखकर केवल और केवल स्क्रीन पर रहें, राइट? व्हाट आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग टू स्टूडेंट्स कि यहां बगल वाला क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। आप केवल और केवल स्क्रीन पर रहें और पढ़ाई पर रहें, राइट? आप लोग पढ़ते समय बहुत अटेंटिव रहे स्टूडेंट्स। समय बहुत खराब चल रहा है, मैं बता रहा हूं। पूरी मार्केट में वैकेंसी नाम की कोई चीज नहीं है इस समय। गवर्नमेंट आर स्केपिंग, गवर्नमेंट बच रही है इस समय। वैकेंसीज 2 से 3 महीने बाद जो भी अब आएंगी, बहुत अटेंटिव होकर आपको उन वैकेंसीज में अपना रिजल्ट बना लेना है, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। और कोई बहाना, कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपके काम नहीं आएगा। याद रखिए, कोई घर वाले ये नहीं मानेंगे कि कोरोना आया था, कोविड आया था, क्या हुआ था। एग्जाम निकला है तो सब कुछ ठीक है, एग्जाम नहीं निकला तो सब बेकार है। आप अपने आप को पहचानो, आपको पढ़ाई करनी है, किसी को दिखाने के लिए आप नहीं पढ़ रहे। आपको बहुत बेस्ट वे में चीजें अपने आप ऑप्ट करनी है सो दैट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में दिक्कत ना आए। जितनी बार आप प्रॉपर पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ स्टूडेंट्स, और कॉन्सेप्ट सबसे पहले जरूर डेवलप कर लो। मैं बार बार समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत प्रॉपर डेवलप करके चलें। कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद न्यूमेरिकल्स मैं क्लास में खुद डिस्कस करूंगा, कोई न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। आप लोग देख रहे हो रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस स्टार्ट किया था। सीरीज रेजोनेंस भी स्टूडेंट्स 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाता है, बट हमारी कोशिश है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाए और एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन क्लास नोट से बाहर ना हो। इसमें भी मैं अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रहे। और कोई भी स्टूडेंट आज की क्लास कल पर ना छोड़े कि मैं रिकॉर्डिंग पर देख लूंगा। मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, अपने आप को डिच कर रहे हो। वो रिकॉर्डेड लेक्चर मन का धोखा है केवल, कि हम वहां देख लेंगे। ना तो आप यहां देखोगे ना तो वहां देखोगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद आप रोज ये सोचते हो कि टेस्ट सीरीज बाद में दे देंगे जब तैयारी हो जाएगी, और पेपर की लास्ट डेट तक आप उस टेस्ट सीरीज को नहीं देते हैं और अल्टीमेटली वो टेस्ट सीरीज खाली चली जाती है। ये मैं अपने लास्ट बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो लास्ट में मुझे बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो वो मिस्टेक्स आप ना करें। नाउ सी, अभी अपने पास क्या टर्म आई, क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट, अनुनाद पर है तो क्यों नॉट लिख लिया। ये वैल्यू आई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब था ओमेगा नॉट और बैंडविड्थ का मतलब था डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट की वैल्यू आपके पास थी 1/√LC, बैंडविड्थ की वैल्यू थी R/L। आपने जब दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आया 1/R√L/C। मेरी बातों को प्रॉपर होकर थोड़ा समझना। मैं स्टेटमेंट पर जाने से पहले 3 से 4 स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट समझेंगे सभी लोग बोर्ड पर रहो स्टूडेंट्स, सभी लोग बोर्ड पर रहो, बोर्ड पर सभी लोग बोर्ड पर रहो। देखो,
सबसे पहला रिलेशन, एक बात बहुत जनरल वे में समझना, पर्सन कैसा भी हो, राइट, पर्सन कोई भी हो, कैसा भी हो, पर्सन की अगर आपसे क्वालिटी पूछी जाए, आज की डेट में अगर दुनिया किसी बात को रिकॉग्नाइज करती है तो मनी है, राइट, पर्सन लुक वाइज, वर्क वाइज, कैसा भी हो, बट हर बार पर्सन की जो भी बात डिग्निफाई होती है, दैट इज मनी। हाउ मच ही अप्रोचिंग द मनी, वो कितना मनी कमा रहा है। दैट मीन्स अगर जनरल वे में मैं आपसे बोलूं कि किसी पर्सन की क्वालिटी आपको बतानी है, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, क्यू ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की आपको क्वालिटी बतानी है स्टूडेंट्स, तो एक आदमी की क्वालिटी ये हो सकती है, एक मैच्योर पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, जो किसी पर्टिकुलर जॉब पर होगा, राइट, मनी अर्न बाय दैट पर्सन, मनी अर्न बाय दैट पर्सन, मनी अर्न बाय दैट फेलो, उस पर्सन ने कितना पैसा कमा रहा है वो, डिवाइडेड बाय मनी स्पेंड बाय दैट पर्सन, कितना पैसा वो खर्च कर रहा है, मनी स्पेंड बाय दैट पर्सन, वो पर्सन कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो ये तो एक आदमी की क्वालिटी हो गई, एक पर्सन की क्वालिटी हो गई। क्यों? अगर किसी पर्सन के बारे में बोला जाए तो वो पर्सन कितना पैसा कमा रहा है उसकी तो एक लिमिट है। जो पैसा कमा रहा है स्टूडेंट्स, यहां ये हो सकता है या तो वो पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाए, दूसरा एक तरीका और हो सकता है वो पैसे को ज्यादा खर्च करेगा, तब तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा, लेकिन अगर पैसे को कम खर्च करेगा तो इसका मतलब उसके पास सेविंग बढ़ती जाएगी। एक पर्सन 1 लाख रुपए कमाता है और वो पूरे 1 लाख उड़ा देता है तो उसकी सेविंग कुछ नहीं हुई, लेकिन एक पर्सन 1 लाख कमाता है और वो केवल 10,000 खर्च करता है, इसका मतलब उसकी सेविंग काफी अच्छी है, महीने के लास्ट में उसके पास 90,000 रुपए बच रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कमा कितना रहे हो, कमाने के साथ साथ आप कितना सेव कर रहे हो ये भी मैटर करेगा। लास्ट टाइम पर आपके पास कितना पैसा बचा एट द लास्ट ऑफ मंथ, मंथ के अंत में आपके पास कितना पैसा है वो आपकी क्वालिटी डिफाइन करेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि या तो इसमें अंश को बढ़ा दो, और अगर अंश मान लो लिमिटेड है, अंश एक पर्सन है उसकी नौकरी लग चुकी है और नौकरी का मतलब वो बना है जेई जूनियर इंजीनियर, अगर बना है तो फिक्स हो गया 70-80,000 पर है वो। यूपीपीसीएल की सैलरी हम लोग ले लेते हैं, मतलब वो अगर 62,000 पर है, मैं उस सैलरी को मान लेता हूं, बढ़ेगी थोड़ा बहुत 7th पे के बाद 8th पे और भी पे कमीशन आएंगे और आगे ईयर बाय ईयर कुछ बढ़ेगी, मान लेते हैं 1 लाख तक पहुंच जाएगी। 1 लाख तक पहुंचने के बाद ये उसका कुछ सैचुरेशन है इस समय, लेकिन जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, अगर ये फिक्स हो गया तो एक तरीका है अभी भी क्वालिटी को मेंटेन करने का। एक तरीका तो क्या था, वो पैसे को बढ़ाता जाए, मान लो वो पैसे को नहीं बढ़ा पा रहा, तो अब दूसरा तरीका क्या है, अपने खर्चे को कंट्रोल करना। अगर वो अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर ले, मतलब डिनोमिनेटर को, हर को कंट्रोल कर ले, तो अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी अच्छी कही जाएगी। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां क्वालिटी ऑफ ए क्वाइल की अगर मैं बात करूं तो यहां आपने देखा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था अनुनाद आवृत्ति अपॉन बैंडविड्थ, अनुनाद आवृत्ति अपॉन बैंडविड्थ। जो भी स्टूडेंट वेटिंग में है ऐड कर दिया है स्टूडेंट्स, ऐड कर दिया है, राइट। मुझे लगता है विजिबिलिटी का तो कोई इश्यू नहीं है किसी को, राइट। अब बताओ अनुनाद आवृत्ति, ध्यान से सुनो, ये जो ओमेगा नॉट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, राइट, ये तो ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है। अब जिस स्टेशन की बात कर रहे हैं वो तो मान लो फिक्स है हमारे पास। अब ओमेगा नॉट मेरे पास अगर फिक्स्ड है तो एक ही रास्ता बचा, डेल्टा ओमेगा को हम बदलें। अब डेल्टा ओमेगा बढ़ाएंगे, बैंडविड्थ को बढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट क्यू घटेगा। मुझे क्यू बढ़ाना है तो एक चॉइस क्या बनी, अगर क्यू बढ़ाना है तो इसका मतलब क्यू बढ़ाने के लिए मुझे इस डेल्टा ओमेगा को, जितना स्टूडेंट्स मेरे पास डेल्टा ओमेगा घटता जाएगा उतना ही मेरे पास क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। पहला पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। अगर ओमेगा नॉट फिक्स है तो उस समय डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ जितनी घटेगी उतना ही क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। पहला पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात देखो, पहला पॉइंट क्या निकला, अगर जज करना आप लोग,
क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है तो बैंडविड्थ घट रही है स्टूडेंट्स। दूसरी बात, अब सुने सुने सुने, इत्मीनान से भी सुने, ये पहला पॉइंट था, राइट, फर्स्ट पॉइंट था। जज्बाती नहीं होना, बिल्कुल इत्मीनान से सुनो मेरी बात। सेकंड स्टेटमेंट, don't get emotional here. First you have to make 4 points, after that you can clear a complete topic with the graphical approach. Second point ये था, आप थोड़ा ऐसा सोचिए, बैंडविड्थ की वैल्यू डेल्टा ओमेगा क्या आ रही थी? डेल्टा ओमेगा इज नथिंग बट आर बाई एल। आपको डेल्टा ओमेगा का मान घटाना है स्टूडेंट्स। क्वाइल का जो हमारे पास क्वाइल की मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसका एल फिक्स है, क्वाइल की मैन्युफैक्चरिंग पर एल फिक्स्ड है, जो भी क्वाइल फ्रेम की जा रही है उसका इंडक्टेंस फिक्स है। मान लो अगर एल फिक्स्ड है तो एक तरीका क्या था, आर। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर हमारे पास इंडक्टेंस फिक्स है, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूं, अगर ये फिक्स है तो अंश बटे हर में अंश का मान जितना कम होगा उतना ही डेल्टा ओमेगा कम होगा। तो मुझे इस आर के मान को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो बताओ, क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब बैंडविड्थ का मान कम होना चाहिए, अदरवाइज क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, कि यहां आर का मान घटना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा, ये पहला रिलेशन था, दूसरा रिलेशन था, एक तीसरा रिलेशन देखो। आप ये सब जानते हो, सभी लोग जानते हो कि अनुनाद के समय जो धारा बनती है वो V अपॉन जेड की जगह V अपॉन आर होती है। अनुनाद के समय V अपॉन आर होती है करंट, राइट, क्योंकि इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और ये जो करंट बन रही है आई नॉट, आप बताइए आर का मान अगर घटा है, आर का मान घटा है माय डियर, V फिक्स है और डिवाइड में अगर आर घटा है, तो अगर आर घटा है तो आई नॉट का मान बढ़ा होगा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं यहां आई नॉट का मान बढ़ा होगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है ये पहला ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट याद हो जाना चाहिए, पहला ऑब्जर्वेशन सबको याद हो जाना चाहिए जो मैंने लिखवाया है, राइट? लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। किसी पर्सन की क्वालिटी का मतलब था अंश को फिक्स कर दिया अगर हमने, तो मैं ये बोलूंगा वो पर्सन कितना कमाता है वो फिक्स हो चुका है, लेकिन कितना खर्च करता है ये उसके हाथ में है। स्टूडेंट, एक पर्सन की अर्निंग 1 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन वो अगर महीने के स्टार्टिंग में ही सारा पैसा एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है, और लास्ट में वो किसी अपने फ्रेंड से बोल रहा है, जैसे आप लोग करते हो समटाइम्स कि यार कुछ अकाउंट में डला देना, कुछ मैं अगले मंथ, मतलब कई बार बारो कर लेते हो आप लोग, अगले मंथ कुछ कर दूंगा। या आप मंथ की स्टार्टिंग पर, जब मंथ की स्टार्टिंग होती है तो आपका एक्सपेंडिचर अलग लेवल का है, राइट, और जब मंथ का एंड हो रहा है तब आपका एक्सपेंडिचर अलग लेवल का, बोले यार अब कुछ कमी करते हैं कुछ चीजों में। तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर अगर स्टार्टिंग से आप कंट्रोल करके चल रहे हो तो आप स्टूडेंट्स, आपका खर्चा अगर कम है तो ऑटोमेटिक आपकी क्वालिटी बहुत हाई है, और वही पर्सन हाई क्वालिटी का माना जाता है, राइट? इसी तरह किसी क्वाइल पर जब मैं क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर रहा हूं और मुझे हाई क्वालिटी बनानी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो डिजाइनिंग पार्ट पर बैंडविड्थ की वैल्यू हम क्या चाहते हैं, एज लो एज पॉसिबल। बैंडविड्थ जितना कम होगी उतना अच्छा है। बैंडविड्थ को कम कैसे करें, किसी भी क्वाइल का एल फिक्स है, अगर एल फिक्स है तो आर घटा दो, आर घटाओगे तो बैंडविड्थ घट जाएगी, बैंडविड्थ घट जाएगी तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन जब आर घटा रहे हो तो एक और नई बात, करंट का मान V बाई आर होगा, उस समय अपने पास करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब हमारे पास क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ घटनी चाहिए, बैंडविड्थ घटनी चाहिए तो आर का मान घटना चाहिए, और आर का मान घटना चाहिए तो करंट का मान बढ़ना चाहिए। ये एक पहला रिजल्ट आया। इसी का उल्टा सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का आप एक बार अपोजिट तरीका सोचिए, सेकंड थिंकिंग ऑप्ट करिए। थोड़ी देर आप ऐसा भी सोचो, उल्टा सोचो, ये क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा था, अब मैं क्वालिटी घटाने की बात करूंगा, तो क्यों घटाते नहीं है ना, हर बार जब भी आपकी तुलना, आप अपने घर में बैठे होते हो और आपके गार्जियंस आपके साथ होते हैं, जैसा इस समय आप हो,
तो आपके घर वाले आपकी तुलना आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके मोहल्ले में जो आपके नियर बाई लोग हैं उनमें अच्छे से करते हैं। बोले फला का लड़का यहां सेलेक्ट हो गया, आप क्या कर रहे हो? तो तुलना अच्छे से की जाती है। कभी वो ये नहीं देखते कि मोहल्ले में और कितने आपसे वर्स्ट लोग हैं, कितने खराब लोग हैं, राइट? तो जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा हाई वाले से होता है। बट मान लो हम ये भी डिफाइन करना चाहें कि क्वालिटी का डिक्रीमेंट, मैं अगर बोलूं कि क्वालिटी फैक्टर लो बन रहा है तो क्यू का मान लो क्वालिटी फैक्टर किसके लिए बन रहा होगा? क्वालिटी फैक्टर लो बनने का मतलब, ध्यान से देखो अब जरा, अगर ये मैं स्टूडेंट थोड़ा ग्रीन कलर से लिखूंगा, आप लोग समझ लेना मेरी बात को, मैं यहां ग्रीन कलर से समझा रहा हूं जस्ट, राइट? ये रिलेशन आप देखना, आप समझ चुके हो बट फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं। ये 3 रिलेशन फिर से लिख रहा हूं। पहला, क्वालिटी फैक्टर बराबर अनुनाद आवृत्ति, सॉरी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ऐड कर दिया स्टूडेंट? कर दिया, राइट? ऐड हो आप, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। अब इसमें आप क्वालिटी फैक्टर का मान घटाना चाह रहे हो, क्वालिटी फैक्टर का मान घटाना चाह रहे हो। ओमेगा नॉट क्या है? अनुनाद आवृत्ति फिक्स्ड है, राइट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, लेकिन जो बैंडविड्थ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब बताओ, अंश बटे हर में अगर मुझे क्वालिटी फैक्टर घटाना है तो डेल्टा ओमेगा को बढ़ाना होगा, पहली बात। अब दूसरा, डेल्टा ओमेगा था क्या अपने पास? देखो, डेल्टा ओमेगा क्या था स्टूडेंट्स? बैंडविड्थ का आंसर आया था कल R/L। मैंने कहा क्वाइल का L फिक्स है, तो चेंज क्या हो रहा है? R। अब सोचो, अगर डेल्टा ओमेगा को बढ़ाना है और L अपने पास फिक्स है, L फिक्स्ड हो गया, तो बताइए R का मान भी जैसा बैंडविड्थ का रिलेशन वैसा R का रिलेशन, दोनों बढ़ने चाहिए। और तीसरा, ओम के नियम से, ओम के नियम से धारा का मान I बराबर V/Z होना चाहिए, बट अनुनाद के समय इसे मैक्सिमम करंट कहते हैं I0, और V/R होना चाहिए। बताइए, R का मान आप इंक्रीज कर रहे हो, अगर R का मान इंक्रीज कर रहे हो तो I0 का मान घटेगा, I0 का मान घटेगा। इसका मतलब क्या इन तीनों रिलेशन को यहां मैच करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। लो क्वालिटी फैक्टर का मतलब बैंडविड्थ का मान बढ़ेगा, सो आई कैन से डेल्टा ओमेगा इंक्रीज करेगा, डेल्टा ओमेगा इंक्रीज करेगा। अगली बात, अगर डेल्टा ओमेगा बढ़ रहा है तो आर भी इंक्रीज करेगा, आर भी इंक्रीज करेगा, और इसके बाद धारा का मान घटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है स्टूडेंट्स, आई का मान घटेगा। तो ये स्टूडेंट्स लो क्वालिटी फैक्टर की बात होगी। पहला रिलेशन मैंने बोला था हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए, हाई क्यू ऑफ क्वाइल, हाई क्वालिटी फैक्टर, और दूसरा मैंने बोला है लो क्वालिटी फैक्टर, राइट? ये लो क्यू आ गया। तो हाई क्वालिटी फैक्टर और लो क्वालिटी फैक्टर को मैं एब्रिविएट करूंगा एक ग्राफ के माध्यम से। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ग्राफ से आपको क्लियर हो जाए कि अपने पास फाइनल रिलेशन क्या बनते हैं, राइट? वो ग्राफ लास्ट क्लास में तो मैंने अलग अलग ग्राफ बना दिए थे, मैंने बोला था कि अगली क्लास में इलैबोरेट कर दूंगा। तो अब मैं उस ग्राफ में चलता हूं, एक कॉमन ग्राफ के साथ उसको समझाऊंगा। अगर यहां तक मेरी बात आप समझ गए हो तो एक बार आप लोग थम्स अप दे दें, राइट? आ रहा है सर थम्स अप? क्या 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 क्या? आलोक कुमार, आप पहले चीज दिमाग में लाएं, जब भी हम क्वाइल की बात करते हैं तो क्वाइल का मतलब होता है, अभी ये आगे टर्म आएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा आप पैसेंस रखते तो मैं बता देता। पैसेंस नहीं रख पा रहे हो तो सुन लो। जैसे पहले यहां तक लिख लिया है सभी ने, एक बार प्रॉपर रिप्लाई कर दें, इसके बाद मैं बताता हूं जिसका डाउट था। एक बार रिप्लाई किया सर? सभी को प्रॉपर यहां तक लिख चुके हो क्या ये वाला डाटा? वैसे लास्ट वाला मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आप लोगों की कॉपी में होगा।
कहो तो मैं इसको रब करके आपको बताना स्टार्ट करूं। अगर आप लोग यहां तक लिख चुके हो तो मैं इस पार्ट को फिर से स्टार्ट करूं स्टूडेंट्स? डन है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यहां तक बात क्लियर है सभी को? राइट? यहां तक होपफुली सभी को बात क्लियर है। नाउ सी, अब देखो, क्लियर है सर? ठीक है, अब मेरी बात समझना। अब कहां से अंडरस्टैंड ज्ञानचंद? अब देखो बोर्ड पर, या तो ज्ञान देते नहीं, दिया तो अब देखो। आएगा अभी। सर एडमिट करना है इनको। हाँ, अब एक बार बोर्ड पर पहले देखो। ज्ञान जब दे चुके हो तो अब थोड़ा सुनना है। चल, मैं आपसे, हालांकि ये बात मैं थोड़ी देर बात करता, बट जिनका डाउट था तो मैं उनको थोड़ा क्लियर कर दूं। जब भी स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर की बात होती है तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्वाइल के लिए डिफाइन किया जाता है, राइट? और जब भी हम क्वाइल की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर क्वाइल फिक्स होती है। क्वाइल की जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम चाहते हैं कि क्वाइल बहुत प्रॉपर बने। अब जब क्वाइल बहुत प्रॉपर बने तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है समझना। हम तो ये सोचकर चलते हैं कि जो आपने क्वाइल बनाई है वो क्वाइल बिल्कुल प्रॉपर, उस क्वाइल पर वोल्टेज करंट से परफेक्ट 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है। बट होता क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में कुछ फेज डिफरेंस आने लगता है वोल्टेज और करंट के बीच में 90 से लेस। ऐसा क्यों होता है? क्वाइल की जब मैन्युफैक्चरिंग हुई, अपना आंसर जरा ढूंढ लें। एक क्वाइल बनी और उस क्वाइल पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंजर्सन रेजिस्टेंस बनने लगा, ये आर है। और क्वाइल का जो अपना इंडक्टेंस है ये एल है 15 हेनरी। एल सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू कितनी बनी? 15 हेनरी। और यहां स्टूडेंट्स जो एल के साथ आर बना है, इस आर का मान मैं अलग अलग वैल्यू से आपको समझा रहा हूं। आर का मान है पॉइंट, या आर का मान है मान लो 1 ओम। अगली बार क्वाइल मैन्युफैक्चरिंग पर आपने फिर से 15 हेनरी की ही क्वाइल बनाई, बट इस समय इस पर जो आर का मान बन रहा है वो आर बन रहा है 10 ओम। और अगली बार जब आप क्वाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इस समय फिर से एल 15 हेनरी सेम अचीव कर रहे हो, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम अचीव करनी थी तो मेरे पास एल का मान सेम है। आर का मान मैंने क्या लिया? एक बार 1 ओम, एक बार 10 ओम, और एक बार मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स ये वैल्यू ऑलमोस्ट 100 ओम। चलो, अब मुझे तीनों में ये बताओ, क्या एल का मान बदला है? एल यहां भी क्वाइल का कितना है? 15 हेनरी। यहां भी एल का मान 15 हेनरी, यहां भी एल का मान 15 हेनरी। लेकिन आप देखिए, इन तीनों में पूछा जाए, मार्केट में आपसे बोला जाए क्वाइल खरीद कर लाओ, और आपसे जो पर्सन आपको क्वाइल बेच रहा है, क्वाइल बेचते समय जो पर्सन क्वाइल बेच रहा है वो बोलेगा एक क्वाइल है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक दूसरी क्वाइल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, और एक तीसरी क्वाइल है जिसका इंजर्सन रेजिस्टेंस 100 ओम है। तीनों में से कौन सी क्वाइल आप परचेज करने की कोशिश करोगे? किसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा बेटर बनेगी? फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम है तो सबसे बेस्ट ये वाली क्वाइल होगी। सेकंड, इसका रेजिस्टेंस 10 है, दूसरे नंबर पर ये होगी। तीसरे नंबर पर सबसे खराब क्वाइल कौन सी है स्टूडेंट्स? 100 ओम वाली, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इस रिलेशन से आप पार्ट को पहचानोगे। क्वाइल के बारे में क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स। वो तो हम अभी नेटवर्क की बात कर रहे थे, सीरीज आरएलसी एज ए रेजोनेंस, तो इसलिए मैं रेजोनेंस पर अलग अलग डिफिनीशन को लेकर चल रहा था। अदरवाइज क्वालिटी ऑफ ए क्वाइल डिफाइन की जाती है, और क्वाइल की क्वालिटी की जब भी बात करेंगे, जितना रेजिस्टेंस कम से कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम से कम होगा उतनी ही क्वाइल बेस्ट होगी। राइट? गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरा पॉइंट सभी को क्लियर है?
ये पॉइंट आगे मैं डिस्क्राइब करता, लेकिन फिर भी मैंने अभी बीच में बता दिया है और मुझे लगता है ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, कोई पूछ रहा है एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। और कोई किसी का कोई डाउट तो नहीं था इस पे? अगर यहां तक स्टूडेंट्स आपको टर्म क्लियर हो रही हो तो मैं अब वो ग्राफ बनाना चाहूंगा जिस ग्राफ के लिए मैंने आप लोगों को रोक रखा था, और इस ग्राफ के बाद प्रैक्टिकल फीलिंग पर हम लोग वापस चलेंगे, राइट? मैं प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, इन तीनों में सबसे बेस्ट कॉइल कौन सी है, राइट? तो तीनों में आपके पास बेस्ट कॉइल R इज इक्वल टू 1 ओम वाली है, जिसका 10 ओम है, जिसका 100 ओम है। सबसे खराब कॉइल कौन सी है? 100 ओम। बीच वाली कॉइल कौन सी है? मीडियम वाली 10। सबसे लो, सॉरी, सबसे हाई क्वालिटी फैक्टर वाली कॉइल कौन सी है? जिसका रेजिस्टेंस कम है। मुझे ऐसा लगता है ये बात सभी को क्लियर होगी। अब देखो, और ये कॉइल के बारे में डिस्कशन अभी आगे होगा, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा। आगे चलकर जब हम लोग स्टूडेंट्स कैपेसिटर की और इंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, राइट? अभी हम लोग यहाँ आरएलसी एसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर हम लोग क्वालिटी फैक्टर, कैपेसिटर के केस में डिसिपेशन फैक्टर, डी फैक्टर, ये सब देखते हैं, चेक करते हैं। 3 पीपल्स आर वेटिंग सर। ओके, कर दिया है। नाउ सी, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस ग्राफ को बता रहा हूं। थोड़ा ग्राफ को आप क्या करना, नीचे थोड़ा स्पेस रखना। ग्राफ को बनाते समय आप लोग नीचे थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि क्या चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और एक बार अगर आप इस ग्राफ को समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी थ्रू आउट रेजोनेंस, राइट? इस ग्राफ को बहुत प्रैक्टिकली फील करना आप। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अलग अलग ग्राफ नहीं बना रहा, एक साथ बना रहा हूं, या मैं लिख देता हूं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ with different quality factor, with different quality factor, ताकि इस ग्राफ का इसेंस आप लोग समझ जाए, राइट? पहले आप लोग हेडिंग डाल लें, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ विद डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर। आई होप सभी ने लिख लिया है इसको। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी विद डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, मैनेज कर लेना। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ विद डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर। स्पेस की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस हेडिंग को हटा रहा हूं। इस हेडिंग को मैं हटा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने लिख लिया होगा, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ विद डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर। नाउ सी, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले मैं फर्स्ट फ्रेम कर दूं ग्राफ को। यहां सी, दिस इज करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहां हम लोग देख रहे हैं मॉड आई, और यहां एक्स एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। ग्राफ में मैं 4 ग्राफ यहां बना रहा हूं, एक एक करके ग्राफ आप बनाएंगे। ये जो सबसे पहला ग्राफ है, थोड़ा सा भी वेट करना है स्टूडेंट्स। ये एक पहला ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया। रेजोनेंस कर्व आपको पता है कैसा आता है। रेजोनेंस कर्व पर आप देखते हैं ये लाइक दिस, कुछ ऐसा रेजोनेंस कर्व अपने पास आएगा। जनरल वे में अपने पास जो रेजोनेंस कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये रेजोनेंस जो कर्व आएगा, इस रेजोनेंस कर्व पर जो पीक वैल्यू है, इसी पर अपने को अनुनाद आवृत्ति मिल रही होगी। इसको मैं बोल सकता हूं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को क्या कहते हैं हम लोग? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस समय करंट बनेगी, उस करंट को कहते हैं मैक्सिमम करंट। से दिस इज आई नॉट, इसको हम बोल सकते हैं आई नॉट। अभी वेट करो स्टूडेंट्स, वेट करिए, बता रहा हूं। ये आई नॉट है,
आई नॉट का मतलब V बाई आर होगा। अभी देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी ग्राफ को थोड़ा अगर और ऊपर बनाया जाए, मतलब इस ग्राफ में अगर आप ग्राफ को और स्टीपर करते जाएं, तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टीपर करने का मतलब ग्राफ पर आपके पास ग्राफ नैरो होता जाएगा, और ये नैरो ग्राफ लाइक दिस दिखाई देगा, और फिर ये ग्राफ लाइक दिस। ये आपने देखा कि इस बार मैंने क्वालिटी फैक्टर को बढ़ा दिया। क्वालिटी फैक्टर इस, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर बढ़ाऊं तो क्या बढ़ गया है? करंट बढ़ गया है स्टूडेंट्स, करंट का मान बढ़ गया है। और देखो जरा, ये ब्लू कलर से बना रहा हूं, मतलब ग्राफ मीडियम वाले ग्राफ से घटा होगा, राइट, मोर स्टीपर हुआ होगा, मोर नैरो हुआ होगा। और अब जो ग्राफ पर करंट बनेगी वो आई नॉट बनेगी, और इसको मैं बोल सकता हूं V अपॉन R1 बोल देता हूं। अगली जो सेकंड वाला ग्राफ था ब्लैक कलर वाला, उसमें प्रतिरोध का मान मैं R2 बोल देता हूं। केवल सीक्वेंसिंग में आप घबराए नहीं, इसलिए मैंने R1 R2 माना है, अदरवाइज सबसे पहले मैंने इस ग्राफ को खींचा है ब्लैक कलर को, राइट। लेकिन सीक्वेंस में आप लोगों से गलती ना हो, इसलिए मैंने इसको R2 मान लिया। पहली बार पर जो ग्राफ आया ब्लैक कलर, इसका क्वालिटी फैक्टर मैंने मान रखा है Q2, और जो ब्लू कलर वाला है इसका क्वालिटी फैक्टर हमने मान रखा है Q1। ठीक है, ब्लू वाले ग्राफ और ब्लैक वाले ग्राफ के अलावा एक ग्राफ मैं इस Q2 वाले से थोड़ा नीचे खींच रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट क्वालिटी फैक्टर घटाऊंगा, ध्यान से सुनो, क्वालिटी फैक्टर घटाऊंगा, तो क्वालिटी फैक्टर घटाने का मतलब बैंडविड्थ का बढ़ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, और ये ग्राफ लाइक दिस यहां तक इंक्रीज करेगा, और फिर इसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा, और घटते हुए लाइक दिस आने लगेगा ये। अब इस समय क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर वाला हमने बनाया, इस पर करंट का मान, इस पर करंट का मान है तो मैक्सिमम, बट वो करंट कौन सी करंट है? I03 है, और I03 का मान V बाई R3 हो जाएगा। पहले वाले को, ये सॉरी, ये I02 था, सॉरी ये I01, ब्लैक कलर वाला I02 था, राइट। इसके बाद मान लो मैंने क्वालिटी फैक्टर को और घटाया। अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को और घटाऊं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? मैं अब एक नया ग्राफ अगर ड्रा करूं रेड कलर से, देखना, क्वालिटी फैक्टर घटाने का मतलब बैंडविड्थ बढ़ाना, तो बैंडविड्थ बढ़ाने का मतलब अब ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा स्टूडेंट, मोर फ्लैटर होता जा रहा होगा, और इस पॉइंट के बाद फिर घटने लगेगा और मोर फ्लैटर होता जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन सभी ग्राफ में डेल्टा ओमेगा, सॉरी ओमेगा हम थोड़ा आगे दिखा लेते हैं। इन सभी ग्राफ में अगर मैं आपको अब क्लियर करूं, इन सभी ग्राफ में अगर अब मैं आपको क्लियर करूं कि कौन कौन सी किसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो आपको थोड़ा सा मोर पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी कि किसकी बैंडविड्थ कितनी है, राइट। पहले रेड वाले की हम लोग करंट लिख लेते हैं, छूट गया मुझसे। इसकी करंट मैक्सिमम करंट I04 है, और इसको मैं V अपॉन R4 लिख सकता हूं। देखो ये मेरी मजबूरी है, साइज इतना ही मैं बना सकता हूं। एक बार प्रॉपर आप लोग इसको पहले बना लो, एक बार पहले इसको आप लोग प्रॉपर बना लो, फिर मैं स्टूडेंट इसको लिखवाता हूं। एक बार आप लोग इसको प्रॉपर बना लो। कोई कमेंट तो नहीं है किसी का? हाँ वो लिख रहा हूं। दिस इज ग्रीन कलर Q3 एंड रेड कलर इज Q4। ठीक है, ये एक बार आप लोग बना लीजिए। एक बार पहले यहां तक बनाइए, बहुत इत्मीनान से बनाइए स्टूडेंट। देखो सबसे ऊपर वाले का ग्राफ बहुत बहुत नैरो है, स्पाइकी है, बिल्कुल स्पाइकी है, बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, बिल्कुल संकीर्ण होता जा रहा है। और ये बहुत वाइडर होता जा रहा है, वाइडर। दूसरा ग्राफ वाइडर था, तीसरा ग्राफ और वाइडर, चौथा ग्राफ बिल्कुल वाइडर, सबसे लास्ट वाला ग्राफ लगभग फ्लैट है, बिल्कुल वाइडर है। तो सबसे खराब ग्राफ
सबसे वर्स्ट कंडीशन ग्राफ चौथा है, उससे बेटर तीसरा है, उससे बेटर दूसरा है, और सबसे ऊपर वाला ग्राफ सबसे बेस्ट ग्राफ है, राइट? अगर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर की बात की जाए। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, जल्दी से इसको फ्रेम कर लें। क्या क्या? हेडिंग आकर जा चुकी, हेडिंग आकर जा चुकी। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी फैक्टर, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ वेरिएशन विद क्वालिटी फैक्टर। ये मैंने बोर्ड पर लिखा था, लेकिन मेरी मजबूरी है स्टूडेंट, मुझे इसको थोड़ा छोटे साइज में लिखना था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ चीजें साइड में भी लिखनी है, पहले आप लोग यहां तक तो लिखो। क्या सबने बना लिया? एक बार सर थम्स अप देख लेना जरा, आ गया थम्स अप? आराम से इत्मीनान से बनाना स्टूडेंट्स, हर कलर का अलग अलग यूज करना। पिकासो, हाँ, आर्ट गैलरी एग्जीबिशन वाले, जिनकी आर्ट अच्छी है बिल्कुल बहुत प्रॉपर बनाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार पहले यहां तक आप लोग बना लो, पहले एक बार बना लो। मैंने कल जो लास्ट क्लास में अलग अलग ग्राफ बनाए थे उनको मर्ज करके बना दिया इस बार, राइट? लास्ट क्लास में हम लोग अलग अलग बना रहे थे ग्राफ को, इस बार मैंने मर्ज करके बनाया है ग्राफ। बस कुछ नया नहीं है स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर ग्राफ है वो सबसे पतला है, सबसे नैरो है, उसके बाद थोड़ा वाइडर हो गया, उसके बाद थोड़ा और वाइडर, और सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा वाइडर हो गया। बस इतना ही फर्क है, कुछ नया नहीं है इस ग्राफ में। रेजोनेंस कर्व कैसा बनता था वो पहले आप देख चुके हैं, पूरा बनाना सिखा चुका हूं अलग अलग। हो गया क्या कंप्लीट? मैसेज क्या आ रहा है सर? आ गया? बना लिया सभी ने? एक बार थम्स अप दे दो अगर आप लोगों ने बना लिया इस ग्राफ को। सूरज मौर्य कॉपी दिखाओ जरा अपनी, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। ठीक है, हाँ जी गौरव यादव, कॉपी दिखाइए, केवल कॉपी, केवल कॉपी। हाँ, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। ना, 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 चलो कोई बात नहीं, इमेज फ्लोट कर रही है, लिख रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अभिषेक कुमार सिंह, कॉपी दिखाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बन रहा है सर, बना लिया लगभग सभी ने। चलो अब धीमे धीमे समझो। जितना स्टूडेंट्स पहले वाले ग्राफ को अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले ग्राफ में ये ग्राफ जितना पतला होता जा रहा है, जितना नैरो होता जा रहा है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम करंट सबसे ऊपर बनेगी, राइट? और अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जाओ तो आपको पता है इसका I01 का बटे √2 में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी कुछ यहां होगी, और इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैं कह सकता हूं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω1, ब्लू कलर से बना रहा हूं। ऐसे ही I01 का बटे √2 ये कहीं यहां होगा, और इसके नीचे मैं ले जा रहा हूं ये सीधी लाइन, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, ये नीचे लाइन, ये बन रहा होगा ω2। ω2 और ω1 के अंतर को हम कहते हैं बैंडविड्थ। और ये पहले वाले जिस ग्राफ का पहला जो पहले वाला क्वालिटी फैक्टर Q1 है उसकी बैंडविड्थ है, उसकी बैंडविड्थ को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं डेल्टा ओमेगा और सफिक्स में लिख रहा हूं 1। मेरी बात क्लियर हो रही होगी सबको? डेल्टा ओमेगा सफिक्स में 1 ब्लू कलर से लिखा है, ω1 और ω2 के बीच में। फिर से सुनो, ये जो ब्लू कलर से ग्राफ था
करंट के मैक्सिमम मान का 1/√2 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनती है। तो मैंने कहीं ऊपर मान लिया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और नीचे लाइन खींच ली। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट हैंड साइड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के राइट हैंड साइड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बन गया? डेल्टा ओमेगा 1। इसके बाद ब्लैक कलर वाले को देखो। ब्लैक कलर वाले की मैक्सिमम करंट यहां है I02 V/R2। इसका भी 1/√2 अगर मैं बात करूं तो इसका स्टूडेंट 1/√2 कहीं यहां आ रहा होगा। तो मैं इसको डॉट डॉट करते हुए नीचे खींच रहा हूं और मैंने ब्लैक कलर वाले की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो वही है, ये ओमेगा 1 इस साइड आ गया। ऐसे ही अगर मैं ओमेगा 2 की बात करूं तो ब्लैक कलर के इस साइड अगर मैं जाऊं तो इस साइड से स्टूडेंट्स जो वैल्यू यहां होगी वही वैल्यू यहां होगी। यहां से नीचे आता हूं, एक नई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। और इस समय बैंडविड्थ जो बनेगी यहां से लेकर यहां तक, उस बैंडविड्थ को डेल्टा ओमेगा सफिक्स में 2 लिख सकता हूं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप? ब्लैक कलर वाले की मैक्सिमम करंट का √2 से नीचे लाइन खींच दो तो वो क्या आएगा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच के अंतर को बैंडविड्थ कहते हैं। हायर कट ऑफ से लोअर कट ऑफ के अंतर को बैंडविड्थ कहते हैं। तीसरा ग्रीन कलर वाले पर मैक्सिमम करंट यहां है, इसका √2 तो कहीं यहां होगा। तो √2 वाले पर एक लाइन नीचे खींच दी मैंने और ये बन गया अपने पास ओमेगा 1। इसी तरह इसके बराबर में यहां फिर मैं और नीचे गया, यहां बन गया ओमेगा 3। इन दोनों के अंतर को मैं कह सकता हूं डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ। कौन सी बैंडविड्थ? तीसरे ग्राफ की बैंडविड्थ। और ये यहां तक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गई। इसके ठीक बाद मेरे पास रेड कलर है। क्या कुछ विजिबिलिटी का इश्यू है क्या सर? फोकस, ऑटो फोकस। इसीलिए मैं कह रहा था कि अब इसके बाद नहीं, मैं कह रहा था अगर बोर्ड का हाफ यूज करते। अब देखिए इस ग्राफ में, रेड कलर वाले ग्राफ में मैक्सिमम करंट यहां है। मैक्सिमम करंट का 1/√2 कहीं और बहुत दूर होगा, मान लो यहां। तो मैं अगर इसके नीचे चलता हूं तो रेड कलर से मैंने लिख दिया ओमेगा 1। और इसी के ठीक बराबर यहां इस साइड भी कोई एक हायर कट ऑफ होगा। मैं इसके भी नीचे जा रहा हूं स्टूडेंट्स और इसको मैंने मान लिया ओमेगा 2। एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक लोअर। हायर कट ऑफ ओमेगा 2 है, लोअर कट ऑफ ओमेगा 1 है। इनका अंतर डेल्टा ओमेगा। अब आप समझ रहे होंगे मैंने फिगर बनाते समय हेडिंग क्यों हटा दी, क्योंकि स्पेस चाहिए था। डेल्टा ओमेगा 4। एक बार आप लोग अपने आप इन बैंडविड्थ वाली वैल्यू को भी दिखा लीजिए। राइट, बैंडविड्थ मैंने बाद में इसलिए बनाई है स्टूडेंट, नहीं तो हौच पौच हो जाता है फिगर, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन मैं नीचे खींच रहा हूं। फिर से सुन लें बहुत इत्मीनान से, लाइट वे में सुनिए। पहला जो नीले कलर से बना है उसकी मैक्सिमम करंट का 1/√2 से मैंने दो लाइन खींच दी है, एक लेफ्ट हाफ और एक उसी वैल्यू के राइट हाफ पे। उससे एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2, इन दोनों के अंतर को बैंडविड्थ। फिर ब्लैक कलर वाले में मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 से फिर खींच दिया तो ओमेगा 1 ओमेगा 2, इन दोनों के अंतर को बैंडविड्थ। फिर हरे वाले पर मैक्सिमम करंट से 1/√2 पर फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनेगी ओमेगा 1 ओमेगा 2। ऐसे ही लाल कलर वाले पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 सबसे लास्ट। ये मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर बना लिया होगा आप लोगों ने। एक बार बनाकर देख लें, कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताएं कि ग्राफ बनाने में कोई इश्यू आ रहा हो। बाकी मैं भी आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे इसका क्या रिजल्ट है और क्या हमारा मोटो है यहां पर, क्यों ये वेरिएशन मैंने आपको बताया है। सर व्हाट्सअप कर रहे हो, क्या लिख रहे हो? सर ये तो किसी किताब में नहीं देखा। आपको एग्जाम निकालना है स्टूडेंट्स या वही लोकल किताबें पढ़नी है? अभी तक पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है।
राइट। हाँ, इतने डीप में ग्राफ अगर देख कर जाओगे कभी डरोगे नहीं, इसका मतलब समझ जाओगे। मार्केट में अगर कॉइल खरीदने जाओगे तो दिमाग में रहेगा हाई क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है, सेलेक्टिविटी अभी जस्ट इसके बाद समझ में आएगा, और मैं ये अभी कंपैरिजन करूंगा, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। क्या ग्राफ बना लिया है सभी ने? इत्मीनान से बनाओ, टाइम लेकर बनाओ, कोई इशू नहीं, टाइम लेकर बनाओ। लाइव क्लास में मैं आपको टाइम दूंगा, टाइम लेकर बनाओ। और मुझे लगता है आप स्क्रीन को प्रॉपर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक आ रहा है अपना? अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगता है बना लिया सभी ने। करते हैं सर स्टार्ट। चलो। अगर बना लिया है स्टूडेंट तो थम्स अप दे दें एक बार, सो दैट आई कैन स्टार्ट, सो दैट आई कैन स्टार्ट। ठीक है, चलो। अब जरा देखो, लाइव क्लास में समझ पाओगे स्टूडेंट, रिकॉर्डेड में दिक्कत होगी। देखो इधर, क्वालिटी फैक्टर, जब मैं पहले वाली की बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं साइड में लिख रहा हूं, क्वालिटी फैक्टर जो Q1 है ये बहुत ज्यादा है। या चलो पहले मैं Q2 समझाता हूं आपको। देखो इधर, क्वालिटी फैक्टर जो Q2 है, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, Q2 का मान हाई है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है इसका। पहले ब्लैक कलर वाले को देखो, दूसरे ग्राफ को, क्वालिटी फैक्टर हाई है। क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो बताओ बैंडविड्थ क्या होगी? बैंडविड्थ को लिखते हैं डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ घटेगी बढ़ेगी? देखो इधर, डेल्टा ओमेगा नॉर्मल है और यहां पर बैंडविड्थ ठीक है, मतलब अभी भी बैंडविड्थ कम है। तो क्वालिटी फैक्टर हाई होने का मतलब डेल्टा ओमेगा टू क्या चाहिए? कम चाहिए। बैंडविड्थ कम होने का मतलब, बैंडविड्थ हमेशा रेजिस्टेंस के साथ सेम रिलेशन, बैंडविड्थ कम होने का मतलब रेजिस्टेंस, कौन सा प्रतिरोध? दूसरे ग्राफ में कौन सा प्रतिरोध ले रहे हैं? R2। तो इस समय R2 क्या हो रहा होगा स्टूडेंट? R2 भी कम। और R2 अगर कम है, प्रतिरोध कम, तो धारा का मान ज्यादा होगा। और धारा को हम क्या लिख सकते हैं? I नॉट के सफिक्स में 2, तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो दो चीजें बढ़ती हैं, क्वालिटी फैक्टर बढ़ने पर करंट बढ़ता है। क्या घटता है? बैंडविड्थ घटती है और प्रतिरोध घटता है। मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने पर करंट बढ़ती है और बैंडविड्थ घटती है और प्रतिरोध घटता है, राइट। मैंने सबसे पहले Q2 वाले ग्राफ के बारे में लिखा है। इसके ठीक बाद अब मैं ब्लू कलर वाले में चलता हूं। सबसे ऊपर वाले ग्राफ में क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिल रहा है। देखो, क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा, क्वालिटी फैक्टर बढ़ा तो बैंडविड्थ घट गई, सबसे ज्यादा घट गई। इसका मतलब बैंडविड्थ को हम लिखते हैं डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ का मान सबसे ज्यादा घट गया, सफिक्स में 1। बैंडविड्थ घटने का मतलब प्रतिरोध भी घटा होगा। और कौन सा प्रतिरोध है? R1। कौन सा प्रतिरोध है? R1। R1 का मान भी घटा होगा। और अगर R1 घटा है सबसे ज्यादा तो उस समय धारा का मान सबसे अधिक आया होगा, दैट इज मैक्सिमम। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि I नॉट का मान मैक्सिमम हो गया होगा स्टूडेंट्स। I नॉट 1 मैक्सिमम, डबल एरो, सबसे हाई बन गया, राइट, सबसे हाई बन गया। तो मैंने यहां दो कंपैरिजन आपको दिखाए। आप इस समय ग्राफ देखकर बताओ, ग्राफ संकीर्ण हुआ है, पतला हुआ है, नैरो हुआ है, या मोर वाइडर हुआ है? पहला वाला ग्राफ सबसे मोर नैरो है, तो इसी को बोलते हैं, पहले वाले ग्राफ को नैरो ग्राफ हम बोल सकते हैं, बहुत मोर नैरो, मोर नैरो ग्राफ है ये, बहुत संकीर्ण ग्राफ है। मोर नैरो, स्पेस कम है, थोड़ा समझ लेना हैंड राइटिंग, मोर के बाद नैरो लिखा है, संकीर्ण। मोर नैरो को ही टेक्निकल टर्म में स्टीपर कहते हैं, पतला, मोर स्टीपर। तो सबसे पहला वाला ग्राफ सबसे पतला है, सबसे हाई क्यू क्वालिटी फैक्टर है। अगर बोला जाए क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा किसका है तो Q1 का। बात क्लियर है सबको?
नेक्स्ट, अब अगर मैं इस ब्लैक कलर से नीचे जाऊं, ब्लैक कलर से नीचे जाऊं, तो बताओ क्वालिटी फैक्टर घट रहा है या बढ़ रहा है? मैं देख रहा हूं स्टूडेंट, जितना करंट हाई था उतना क्वालिटी फैक्टर हाई था, करंट बीच में था, इससे और बढ़ाया तो ऊपर और हाई क्वालिटी फैक्टर, इससे घटाऊं अगर तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा। तो Q3 का मान, हरे वाले को देखना, Q3 का मान घटा है। अगर क्वालिटी फैक्टर घटा तो बैंडविड्थ बढ़ी होगी, तो हरे वाले की बैंडविड्थ बढ़ गई, तो डेल्टा ओमेगा तीसरे नंबर वाला बैंडविड्थ बढ़ गई। और बैंडविड्थ बढ़ने के बाद आपको पता है बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस का सेम रिलेशन, रेजिस्टेंस भी बढ़ा होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट, सॉरी प्रतिरोध R3 है इस समय, और आप जानते हैं रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब धारा का मान घटना, तो I03 इस समय क्या हुआ होगा? घटा होगा। कौन से दो रिलेशन से? क्वालिटी फैक्टर घटा है इस काले वाले ग्राफ से, ब्लैक से, क्वालिटी फैक्टर घटा, करंट भी घटी, बस दो चीजें क्या बढ़ी हैं? बैंडविड्थ बढ़ गया और प्रतिरोध बढ़ गया। चौथा Q4 देखो, आप और नीचे जा रहे हो तो क्वालिटी फैक्टर और गिर गया, क्वालिटी फैक्टर Q4, हाँ Q4 के साथ कितने तीर लगाऊंगा? 2, क्वालिटी फैक्टर घट गया है स्टूडेंट्स, ज्यादा ही घट गया। क्वालिटी फैक्टर घटने का मतलब बैंडविड्थ का उल्टा रिलेशन, तो बताइए बैंडविड्थ क्या हुई होगी? डेल्टा ओमेगा, किसके लिए? चौथे के लिए। डेल्टा ओमेगा देखो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ लाल कलर वाले की है, इसका मतलब बैंडविड्थ इस समय सबसे ज्यादा बढ़ गई है, बैंडविड्थ इस समय सबसे ज्यादा बढ़ गई है स्टूडेंट्स। और बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब, अगर बैंडविड्थ सबसे ज्यादा बढ़ गई है तो इस समय आर का मान, जो बैंडविड्थ होगी उसी हिसाब से आर होगा, R4 का मान और ज्यादा हाई हो जाएगा, R4 का मान और हाई हो जाएगा, राइट, R4 का मान और हाई हो जाएगा। अब जब R4 हाई है तो बताओ करंट का मान सबसे कम है, सबसे ज्यादा घट गया है, इसी को कहेंगे I04 सबसे लो हो गया है। मुझे लगता है ये प्रॉपर डिस्कशन अब आपको क्लियर हो रहा होगा, और चारों ग्राफ को एक साथ मर्ज करने के बाद इस तरह से देखना ज्यादा बेस्ट क्लियरेंस देता है, सबसे ज्यादा बेस्ट वे में आपको क्लियरेंस देता है, ताकि आपको चीजें प्रॉपर क्लियर हो जाएं। इसे मैं बोल सकता हूं, एडमिट हैं आप, राइट, इसे मैं बोल सकता हूं इस समय क्वालिटी फैक्टर घटा होगा, और क्वालिटी फैक्टर घटने का मतलब, मैं देखो इस समय सबसे लो क्यू फैक्टर बना होगा, और लो क्यू फैक्टर का मतलब, लो क्यू फैक्टर का मतलब मैं क्लियर कर दूं, ग्राफ कैसा हो गया? मोर फ्लैटर, मोर फ्लैट हो गया, मोर फ्लैट या मोर फ्लैटर, और मोर वाइड हो गया, मोर वाइडर हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस समय ग्राफ मोर फ्लैट होता चला जा रहा है स्टूडेंट्स, या मोर वाइड होता चला जा रहा है। तो सबसे खराब क्वालिटी फैक्टर कौन सा है? चौथा नंबर। सबसे बेस्ट कौन सा है? पहला नंबर। तो अब ये चारों पॉइंट आपको बहुत बेस्ट वे में मैंने क्लियर कर दिए, एक एक ग्राफ को ओपन करके रख दिया है स्टूडेंट इन 4 एक्सप्लेनेशन से। आप लोग प्रॉपर इसको लिख लीजिए, अब आप इसको प्रॉपर वे में लिख लीजिए, और घबराए नहीं, अभी चीजें एक्सप्लेन मैं फिर से भी करूंगा, पहले एक बार प्रॉपर वे में इसको लिख लीजिए। क्या आया? कोई इशू नहीं है यहां तक। एक बार आप लोग इसको प्रॉपर बना लो, और मैं फिर से कह रहा हूं ये ग्राफ याद होना जरूरी नहीं है, ग्राफ के रिजल्ट बस दिमाग में आने चाहिए कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। ना ये ग्राफ एग्जाम में बनाने को आएगा, ना तो मेंस के पेपर में आएगा, बट इस एक्सप्लेनेशन से आपकी थ्योरी बहुत क्लियर होती है स्टूडेंट्स, कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, राइट। इसको अब मैं 4 पॉइंट में लिखूंगा, पहले यहां तक आप लोग लिख लो, पहले आप लोग इसको यहां तक लिख लो, फिर मैं बताता हूं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन आता है। और डेट श्योर क्वेश्चन है, मैं डेट श्योर बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना मिले, हर पेपर में यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं नाम लिखूंगा, मेजरमेंट का वो क्वेश्चन हो जाता है, बट यहाँ
डिस्कस करूंगा। एक बार आप लोग प्रॉपर लिख लीजिए, लिख चुके हो तो एक बार ओके कर दें, या समझ रहे हो अभी तो समझ कर लिखें। सर एक बार पूछ लेना, देख लेना इसको। अच्छा रेड वाला, रेड दिख नहीं रहा, ओके। रेड कलर में मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं, सबसे चौथे नंबर का ग्राफ रेड कलर है, और इस समय क्वालिटी फैक्टर देखो सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर वाला उससे कम, तीसरे वाला उससे कम, चौथा सबसे कम है। तो क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा घट गया है, तो Q4 लिखा है सबसे कम। फिर बैंडविड्थ देखो, करंट का मान अधिकतम है इसका V/R4, इससे जब 1/√2 जाओगे तो इतनी दूरी पर जाओगे, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी धारा के मैक्सिमम मान का 1/√2, धारा के मैक्सिमम मान का 1/√2, तो ये घटकर यहां पहुंच जाता है, तो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लो क्वालिटी फैक्टर पर बैंडविड्थ का मान बढ़ जाता है, और बैंडविड्थ बढ़ी है तो प्रतिरोध भी बढ़ा होगा, प्रतिरोध बढ़ा है तो धारा घटी होगी। तो आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। मैं यहां 4 एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूं। पहले ग्राफ से क्लियर हो रहा है, देखो इधर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी फैक्टर Q1 है, सबसे बड़ा हाई क्वालिटी फैक्टर Q1, उसके बाद दूसरे नंबर पर Q2, तीसरे नंबर पर Q3, चौथे नंबर पर Q4। पहले वाले पर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी फैक्टर, दूसरे वाले पर क्वालिटी फैक्टर फिर हाईएस्ट, तीसरे पर फिर सबसे पहले पर हाईएस्ट, दूसरे पर सेकंड नंबर पर, थर्ड पर Q3 और सबसे कम Q4। और लास्ट देखो क्वालिटी फैक्टर, मेनली जो हमारा कंसर्न होता है क्वालिटी फैक्टर का, हम लोग बैंडविड्थ के साथ इस रिलेशन को देखते हैं। तो बैंडविड्थ की अगर बात करें, 4 की जगह 2 ही रिलेशन लिख लेते हैं, स्पेस कम है क्योंकि, अदरवाइज चारों को लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन लिखा, बैंडविड्थ में सबसे बड़ी बैंडविड्थ उल्टा है, सबसे बड़ी बैंडविड्थ कौन सी है, डेल्टा ओमेगा 4 है, डेल्टा ओमेगा 4 चौथे नंबर की बैंडविड्थ सबसे बड़ी है, लाल कलर वाली। हरे कलर वाली बैंडविड्थ उससे कम है, डेल्टा ओमेगा 3, उससे कम डेल्टा ओमेगा 2, और सबसे कम डेल्टा ओमेगा 1, राइट। तो सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा है स्टूडेंट, पहला वाला, और सबसे वर्स्ट ग्राफ कौन सा, सबसे खराब ग्राफ चौथा वाला, राइट। तो ये आपको अब क्लियर होना चाहिए, ये 2 रिलेशन कम से कम दिमाग में आने चाहिए। करंट का रिलेशन भी हम लोग लिख सकते थे बट मैं लिख नहीं रहा, राइट। मैंने एक जनरल वे में आपको पहले चीजें समझा दी है। यहां तक बात क्लियर है क्या? ये ग्राफ का वेरिएशन क्लियर हो रहा हो और ये 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हो, तो स्टूडेंट्स आप थम्स अप दे सकते हैं, जस्ट साइन दे दीजिए, ताकि मैं स्टूडेंट वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बता पाऊं जो एग्जाम में आपको दिखता ही दिखता है, राइट। थोड़ा जल्दी करें, थोड़ा जल्दी करें, सो दैट मैं वो क्वेश्चन आपको बता पाऊं। मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स आप लोग लिख चुके होंगे। एक बार सर साउंड कम कर देना उसका, पीछे वाले का। अगर लिख चुके हो तो मुझे बता दें, एक बार मेंशन कर दें। ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा, ऑडियो ठीक है पर वीडियो ब्लर हो रहा है, ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा, ओके। ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा स्टूडेंट, ग्राफ आप मैनेज करना भी मैंने व्हाट्सएप में देखा है। ग्राफ क्या बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है क्या? नहीं, इस पे कुछ एक बार आप देखो स्टूडेंट्स, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं फिर से एलोबरेट कर दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ का नेट इशू है, यहाँ तो प्रॉपर विजिबिलिटी है, ठीक है। सबने क्या थम्स अप दे दिया सर? ठीक है। अब देखो इस ग्राफ के बाद मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ में हम जब भी क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह से क्वालिटी फैक्टर डिफाइन होता है।
तीन तरह से क्वालिटी फैक्टर डिफाइन होता है स्टूडेंट्स, राइट। और ये अलग अलग है, याद रखना, ये कॉइल अलग होगी लाल वाली, ये ग्रीन अलग है, ये ब्लैक अलग है, ये ब्लू अलग है। चार अलग अलग कॉइल है जिसका रिस्पॉन्स खींचा गया है, राइट। हम ये देख रहे हैं चारों में सबसे अच्छी कॉइल कौन सी है, चारों में सबसे बेटर रिस्पॉन्स किसके साथ आएगा। और रिस्पॉन्स आप R2 और I के साथ भी लिख सकते हो अगर ये चार केस बनाना चाहो, बट मुझे लगता है 2 इनफ है, स्पेस इतना ही था। चलो, अब अगर मान लो स्टूडेंट्स आप लोगों को ग्राफ में विजिबिलिटी का इश्यू हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको मिलेगा, वहां भी देख लेना, एक बार ग्राफ पॉज करके देख लेना, राइट। यहां क्योंकि आप पॉज नहीं कर सकते, तो यहां मैं आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू पहले क्वालिटी फैक्टर का बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दूं। एग्जाम में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में ये क्वेश्चन मस्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन मस्ट है। आप जब भी मेजरमेंट ऑफ RLC DFQM पढ़ते हैं, मतलब इंडक्टेंस का मेजरमेंट, तो क्वाइल में मेजरमेंट करते समय कई सारे ब्रिज होते हैं आपके पास। उन ब्रिजेस में एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन आपके 3 टाइप्स में बनता है। मैं क्वालिटी फैक्टर में कंपैरिजन करके लिख रहा हूं, आप लोग समझना मेरी बात को, और ये टिक कर लेना स्टूडेंट्स, एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स क्वेश्चन है। देखो आपके पास, यार ये जो जिसने भी मैसेज किया है ना, ये आप लोग जो मैसेज लिख रहे हो कि सर डाटा खत्म हो गया, क्लास चले तो दिक्कत, ना चले तो दिक्कत, मतलब इससे अब आगे आओ, है ना, डाटा खत्म हो गया, इन सब बातों से बाहर आइए, राइट। इन सब का डिस्कशन का टाइम नहीं है। क्लास आपकी देखो रोज चलेगी स्टूडेंट, आज की भी जो क्लास सफर की थी हम लोगों ने, आज शाम को उसका शेड्यूल लगा दिया है, तो क्लास आप लोगों की प्रॉपर चलेगी। आप लोग हैबिट अच्छी बनाइए सो दैट सिलेबस में जो मैंने अब से बोला था आप आगे हो जाए, राइट। अदरवाइज सिलेबस में फिर आप लोग पीछे हो जाते हो, फिर बाद में ब्लेम बोले सर वो आपकी गलती है ना। सारी गलती क्योंकि होता ही है लाइफ में, एक्सक्यूज ही एक बहाना होता है कि एक्सक्यूज दूसरे पर डाल दो, है ना, बोले सर आपकी गलती है, बाकी हम तो बहुत बड़े तीरंदाज थे। तो आप को जितना डाटा यहाँ पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट, उसी दिन कवर करिए, अगले दिन पर मत डालिए। मैं बार बार समझा रहा हूं, लाइव क्लास जितने स्टूडेंट छोड़ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, ये सब कहने की बात है, सोचने की बात है। आपको डेली उसी दिन कवर करके चलना है, उसी दिन नोट्स बनाकर चलना है, ताकि संडे को जब हम लोग क्वेश्चंस का स्लॉट लें तो आप लोग बेटर वे में चीजें कर पाओ। कुछ नहीं कर पाते, कम से कम सुना करो, लाइव क्लास को सुना करो, इंटरेक्शन ज्यादा होता है, अच्छा होता है। रिकॉर्डेड में वो इंटरेक्शन नहीं होता, रिकॉर्डेड में आप इधर उधर हो जाते हो, आप देख रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है। चलो वापस आओ, क्वालिटी फैक्टर में अगर लो क्वालिटी फैक्टर की बात की जाए, लो क्वालिटी फैक्टर या लो क्यू क्वाइल, तो लो क्यू क्वाइल एक ऐसी क्वाइल जिसका क्वालिटी फैक्टर लो है, ऐसी क्वाइल जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 से कम होता है उसे लो क्यू क्वाइल कहते हैं। और प्रैक्टिकली ऐसी क्वाइल बनाई नहीं जाती स्टूडेंट्स, राइट। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, तो कोई भी डिजाइनर इस केस को बनाना प्रेफर नहीं करता। बट मान लीजिए क्वाइल अगर ऐसी बन गई है जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 से कम है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए जिस ब्रिज का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज रेड कलर से लिख रहा हूं, फिर से आपको इशू ना है। एंडरसन, ANDERSON, एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज से इंडक्टेंस का मेजरमेंट होता है, जिसमें ए बताता है, आप ऐसा मानकर चले, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट करता है ये, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करता है ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब एल से है, सेल्फ इंडक्टेंस यहां लिखना मजबूरी है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मापन करने का मेथड हेविसाइड कैम्पबेल आ जाता है, इसलिए यहां स्वप्रेरण लिखना मस्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व पर हम बात कर रहे थे, तो मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंडरसन ब्रिज से करते हैं सबसे एक्यूरेट तरीके से।
और अगर बोला जाए क्वालिटी फैक्टर, लो क्वालिटी फैक्टर का मेजरमेंट करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज होता है? एंडरसन। एंडरसन में आप कुछ ऐसा याद रखें, सन का मतलब, सन से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, आप अपने याद रखने के लिए सन कहीं ना कहीं सबसे छोटा होगा, तो दैट्स वाई हम मान सकते हैं कि लोवेस्ट क्वालिटी फैक्टर के लिए एंडरसन ब्रिज दिमाग में रहेगा। सन से आप दिमाग में रखें, सन सबसे छोटा, सन मींस बेटा, राइट? तो सन फैमिली पे छोटा जो बेटा होगा, हम लोग सन वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट? सो दैट्स वाई एंडरसन ब्रिज दिमाग में रखें लो क्वालिटी फैक्टर के लिए। और अगर क्वालिटी फैक्टर मीडियम हो, मीडियम क्यू क्वाइल, मीडियम क्वालिटी फैक्टर, मीडियम क्यू क्वाइल, एक ऐसी क्वाइल जिसका क्वालिटी फैक्टर मीडियम हो, तो मीडियम की वैल्यू डिजाइन की जाती है इन बिटवीन 1 to 10, 1 से 10, इन बिटवीन 1 to 10, इन बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में। और इसके लिए जिस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है मापन करने के लिए, उसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल, MAXWELL, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ये क्वेश्चन अभी MRPL का जिन्होंने एग्जाम दिया था इंस्ट्रूमेंटेशन वालों ने, उस पर क्वेश्चन था मीडियम क्यू क्वाइल का मेजरमेंट, राइट? तो मीडियम क्यू क्वाइल पर मेजरमेंट किससे करते हैं? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इसको याद रखेंगे आप एम नाम से। मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए आंसर में ऑप्शन सर्च करेंगे एम नाम से, दैट इज मैक्सवेल। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तीसरा हाई क्यू क्वाइल, हाई क्वालिटी फैक्टर क्वाइल। ये पहला था लो, सेकंड है मीडियम, और थर्ड है हाई क्यू क्वाइल, हाई क्वालिटी फैक्टर क्वाइल। हाई क्यू क्वाइल का प्रैक्टिकल मतलब है एक ऐसी क्वाइल जिसका क्वालिटी फैक्टर 10 से ज्यादा बन रहा हो। क्यू का मान मोर देन अगर 10 बन रहा है, क्या विजिबिलिटी का कोई इशू आ रहा है क्या? एक बार देख लेना आप लोग, सॉरी कोई इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हाई क्यू क्वाइल की बात की जाए तो हाई क्यू क्वाइल के लिए स्टूडेंट्स बोला जाएगा क्वालिटी फैक्टर जब भी 10 से ज्यादा हो, अगर 10 से ज्यादा है तो इसे हाई क्यू क्वाइल माना जाता है। और हाई क्यू क्वाइल पर मेजरमेंट के लिए, इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो ब्रिज होता है, ध्यान से देखो, इस ब्रिज का नाम होता है, वैज्ञानिक हेज ने इसको डिजाइन किया था, HAYS, हेज ब्रिज, हेज ब्रिज, BRIDGE, हेज ब्रिज। तो देखो हाई क्वालिटी फैक्टर में पहला नाम आता है H, और वैज्ञानिक हेज के नाम में भी पहला नाम आता है H। दोनों H मैच कर रहे हैं, इसका मतलब याद करते समय हमारे दिमाग में हो सकता है हेज ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू क्वाइल। तीनों ही इंडक्टेंस मापन की मेथड है, लेकिन इंडक्टेंस मापन करते समय क्वाइल कैसी है, उस क्वाइल में अगर लो क्वाइल है तो एंडरसन ब्रिज, मीडियम क्यू क्वाइल है, मीडियम क्वालिटी फैक्टर क्वाइल है जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 से 10 के बीच में है, तब मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। हाई क्यू क्वाइल पर, हाई क्वालिटी फैक्टर क्वाइल का मतलब है 10 से ज्यादा मान, और 10 से ज्यादा मान के लिए आप हेज ब्रिज का यूज करते हैं, राइट? तो ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा यूज होता है। बाकी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कैसे मेजरमेंट होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें मेजरमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कम से कम ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। अब जो हम पढ़ रहे थे उसमें आखिर अप्रोक्सीमेशन कैसे लेते हैं, उस चीज को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन देखने से आपको चीजें बहुत बेटर वे में याद हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा था
सीरीज रेजोनेंस जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उसमें 12 से 13 पॉइंट मैंने बनवाए थे पहली क्लास में, और मैंने बोला था लगभग 5 से 6 पॉइंट, 5 to 6 पॉइंट आगे अभी हम लोग पढ़ने के बाद फिर लिखेंगे। तो वो पॉइंट्स अभी हम लोग बना रहे हैं। जैसे क्वालिटी फैक्टर मैंने वहां नहीं लिखवाया, वहां वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई, वहां मैंने आपको सेलेक्टिविटी नहीं लिखवाई। ये सारी बातें अभी आप पढ़ोगे और एक एक करके इनको पॉइंट्स को बनाओगे, राइट। मुझे लगता है ये डिटेल वर्जन अब आप समझ गए हैं। अगर लिख लिया है सभी ने तो एक बार थम्स अप का साइन दे दें, थोड़ा जल्दी दें, थम्स अप का साइन दे दें। बाकी इनके नाम ही बस मैंने लिखे हैं। कंप्लीट कर लिया क्या सबने? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी डिजाइनर हाई क्वालिटी फैक्टर लेकर डिजाइनिंग कर रहा है, जब भी डिजाइनर हाई क्वालिटी फैक्टर, जब भी डिजाइनर हाई क्वालिटी फैक्टर लेकर चल रहा है, तो हाई क्वालिटी फैक्टर के साथ हम लोग क्या क्या अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं। हाई क्वालिटी फैक्टर के साथ क्या क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जस्ट इसके बाद मैं लिखता हूं इसको। हाई क्वालिटी फैक्टर के साथ क्या क्या अप्रोक्सीमेशन हो सकते हैं। और नेट का कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, आवाज प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। एक बार देख लेता हूं। हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट, किसी ने क्या चैट भेजा है, क्या लिख रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लिया है। अब देखो, अगर आप हाई क्यू फैक्टर के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन देखना चाहो, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेडिंग है approximate value of approximate value of approximate value of cutoff frequency, approximate value of cutoff frequency। याद रखें, मैंने आपको जो पहले आंसर निकलवाए थे वहां वो किसी भी क्वालिटी फैक्टर वैल्यू के लिए वैलिड थे। बट अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये केवल और केवल वैलिड है हाई क्यू फैक्टर पर। इसका मतलब मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो हाई क्यू फैक्टर पर कर रहा हूं। हाई क्यू फैक्टर पर, फॉर हाई क्यू फैक्टर, इसका मतलब दिस इज वैलिड फॉर हाई क्यू फैक्टर, फॉर हाई क्यू फैक्टर। और हाई क्यू फैक्टर में प्रैक्टिकली क्यू का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 10 से बड़ा, राइट। अब अगर मैं इस वैल्यू को चेक करूं तो आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनी थी, याद करिए। पहली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनी थी ओमेगा 1। ओमेगा 1 का मान सभी स्टूडेंट बोर्ड पर देखें। ओमेगा 1, मान लीजिए ओमेगा 1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मान कितना था स्टूडेंट्स? ओमेगा 1 का मान जो आपने निकाला था वो मान आया था, मैं क्लियर कर दूं आपको, मैंने पहले ये बातें बताई हैं, राइट। माइनस का R/12 प्लस अंडर रूट में R/2L का स्क्वायर प्लस 1/LC। 1/LC को मैं 1/√LC, 1/√LC का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, राइट। 1/√LC का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में वहां पर 1/LC था और 1/LC को अंडर रूट LC का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, हाई क्यू फैक्टर का मतलब है क्यू वेरी वेरी हाई। अच्छा, क्यू बढ़ा है, ध्यान से सुनना, क्यू बढ़ा है तो क्यू बढ़ने का मतलब डेल्टा ओमेगा घटा होगा। हाई क्यू फैक्टर का मतलब बैंडविड्थ घटी होगी।
बैंडविड्थ घटी होगी, हाँ हाँ हाँ, बैंडविड्थ घटी होगी। इसका मतलब बैंडविड्थ का मान क्या होता है? आर बाई एल, यस आर नो? आर बाई एल भी क्या हुआ होगा? बैंडविड्थ घटने का मतलब आर बाई एल का अनुपात भी माय डियर स्टूडेंट घटा होगा। और आर बाई एल का अनुपात अगर घटा है तो आर बाई टू एल का अनुपात, आर अपॉन टू एल का अनुपात और ज्यादा घट गया होगा। आर अपॉन टू एल का अनुपात और ज्यादा घट गया होगा। तो बताइए क्या तुलना आई? क्वालिटी फैक्टर अगर बहुत हाई है तो बैंडविड्थ घट गई, बैंडविड्थ घटने का मतलब आर बाई एल घट गया, और आर बाई टू एल बहुत ज्यादा घट गया। तो इस समय अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इन दोनों में तुलना की जाए, देखो इसमें और इसमें तुलना की जाए, तो बताइए आर बाई टू एल, आर बाई टू एल बहुत छोटा है। मेरी बात सुनना, मान लो आर बाई टू एल का मान, समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, अगर आर बाई टू एल का मान बहुत छोटा है और ये मान लीजिए 0.05 है, अगर ये मान 0.05 है तो आर बाई टू एल का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, क्या ये वैल्यू, आप मेरी बात सभी समझ पा रहे हैं? 0.1 होता तो 0.01 हो जाता, 0.05 का स्क्वायर 0.0025, क्या ये वैल्यू बहुत छोटी नहीं हो गई स्टूडेंट्स? तो 0.05 का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं आर बाई टू एल का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, किससे? 1/√LC, 1/√LC के स्क्वायर से। तो अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है जो मैंने वहां निकलवाई थी, बट अगर अप्रोक्सीमेशन करूं तो हाई क्वालिटी फैक्टर के साथ, कौन है कौशल, ठीक है, हाई क्वालिटी फैक्टर के साथ बैंडविड्थ कम, बैंडविड्थ कम तो आर बाई एल कम, आर बाई एल कम तो आर बाई टू एल उससे भी कम, और आर बाई टू एल का स्क्वायर और कम, किससे? 1/√LC। और याद करिए स्टूडेंट, अगर ये कम, आर बाई टू एल का स्क्वायर कम हो गया 1/√LC से, तो दोनों के मान को जरा समझना, क्या आर बाई एल बैंडविड्थ होती है, और आर बाई एल में बटे 2 का मतलब, आर बाई एल में बटे 2 का मतलब ही तो आर बाई टू एल है, और इसका स्क्वायर बहुत छोटा है 1। बताइए क्या आर बाई एल बैंडविड्थ है और 1/√LC, 1/√LC अनुनाद आवृत्ति है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, इसको हटा देता हूं मैं। मान अगर दशमलव में होता तो दशमलव का स्क्वायर और छोटा हो जाता, राइट, और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। अब देखो इस वैल्यू को आर बाई एल को हम कहते हैं बैंडविड्थ, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है अपने पास, पहले तो न्यूमेरिकल एनालिसिस समझ गए हैं सभी, आर बाई एल बाई टू का स्क्वायर अगर बहुत छोटा है इससे, तो क्या मैं इसकी तुलना में इसको निग्लेक्ट कर सकता हूं? चलो मान बाद में लिख लेंगे, ये मान मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं, तो निग्लेक्ट कर दो इसको, पहले आंसर लिख लें, निग्लेक्ट कर देते हैं इसको, बाद में उसको लिख लेंगे। अब अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूं तो अपने पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω1 कितनी आ गई? ω1 का मतलब ये वाला डाटा तो एज इट इज आ जाएगा -R/2L, और यहां अब देखो ये वाले डाटा में हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, अगर इसको निग्लेक्ट कर दिया तो अंडर रूट में 1/LC, सॉरी, अंडर रूट में √1/LC का स्क्वायर बचा, राइट।
और ये जो वैल्यू अपने पास बची है, इससे आप देख सकते हो कि अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ओमेगा 1 को मैं कह सकता हूं माइनस का, माइनस साइन मैंने बाहर लिख लिया, और पहले आर बटे एल लिख सकते हैं और बटे में 2 लिख सकते हैं, राइट। अब बताओ, क्या ये बात सभी समझ गए? इन दोनों में तुलना की हमने, 1/√LC का स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे? R/12 के स्क्वायर से। तो मैंने इसको निग्लेक्ट कर दिया। इसको निग्लेक्ट करने का मतलब इस मान को केवल ले लेना, इस मान को केवल ले लिया। तो इस मान को लेते समय एक अंडर रूट भी लगा है और एक वर्ग भी लगा है, तो वर्गमूल और वर्ग दोनों एक दूसरे को कैंसिल, बचा क्या? 1/√LC। मैं यहां भी वही कोशिश कर रहा था, यहां भी मैं लिख सकता था, लेकिन मुझे लगता है यहां लिखना ज्यादा बेटर होगा। बताओ, इस मान को अगर मैं बैंडविड्थ के साथ रिलेट करूं, तो R/L बैंडविड्थ होती है, तो क्या ये रिलेशन कहा जा सकता है माइनस का बैंडविड्थ बटे में 2 और प्लस 1/√LC क्या है? अनुनाद आवृत्ति, दैट इज ओमेगा नॉट। इसी को बैंडविड्थ को मैं डिफाइन कर रहा हूं डेल्टा ओमेगा से, तो माइनस का डेल्टा ओमेगा बाई 2 माइनस का डेल्टा ओमेगा बाई 2 प्लस का ओमेगा नॉट। ये डेरिवेशन है, बाकी ग्राफ से देखकर सीधे लिखोगे, अभी बताऊंगा ग्राफ से देखना, राइट। तो बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा 1 का मान, ओमेगा 1 का मान हल होकर आया है बैंडविड्थ बटे 2 प्लस अनुनाद आवृत्ति। एक बार आप लोग मेंशन कर दें, एक बार आप लोग मेंशन कर दें, क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है? एक बार सभी लोग मेंशन कर दें, ये बात समझ पा रहे हैं? तुलना हमने इन दोनों में तुलना की अंडर रूट के अंदर वाले में, राइट। और तुलना करते समय R/12 के स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया। कहां निग्लेक्ट हो सकता है? जब क्वालिटी फैक्टर बहुत बड़ा है, क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा तभी उसको छोड़ सकते हैं, राइट। तो उस समय ये रिलेशन आ जाएगा, ओमेगा 1 का मान बैंडविड्थ बाई 2 माइनस का प्लस ओमेगा नॉट, राइट। मुझे लगता है आप लोगों ने इसको प्रॉपर लिख लिया होगा, एक बार देखकर लिख लें इसको, एक बार आप लोग इसको प्रॉपर लिख लें। ये बात कर रहा था मैं कैलकुलेशन ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है ना कि एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आंसर यही होता है जो ऊपर लिखा था। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों ने ऊपर लिख रखा है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। देखना सर एक बार कमेंट का, लिख पाए क्या स्टूडेंट्स? एक बार ओके का सिंबल दे दें स्टूडेंट्स, हम सब कर दें, ओके मार्क कर दें अगर आप लोगों ने लिख लिया है, राइट। अब दूसरी टर्म देखो, सेकेंड टर्म पर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अभी ग्राफ से देखना बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये कोई भी डेरिवेशन याद नहीं करने आपको, लास्ट में मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना बताऊंगा स्टूडेंट्स। कोई भी डेरिवेशन याद नहीं करने, लेकिन डेरिवेशन देखकर चलने से थोड़ा सा चीजें परफेक्ट रहती हैं, इसलिए मैंने यहां बताया है। बाकी बहुत डिटेल में हमें खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं लास्ट में वो रिजल्ट फाइनलाइज कराऊंगा। क्या हुआ? कुछ दिख नहीं रहा, किसको?
पुष्पा प्रजापति, ओके ठीक है। फॉन्ट साइज में और बाय मिस्टेक हो गया। नेट का भी कुछ इशू है क्या सर? रुक रुक कर आ रहा है, देखो। कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी एक बार आपको इलोबरेट कर दूंगा फिर से, अगर कोई इशू आएगा। एक बार आप इसको समझ लो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन फॉर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा 2। ओमेगा 2 का मान आप सभी जानते हो, ओमेगा 2 का मान था R/12, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं, R/12 प्लस अंडर रूट में R/2L का स्क्वायर प्लस 1/√LC का स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन मैं किसके लिए डेरिवेशन कर रहा हूं? हाई क्वालिटी फैक्टर। तो फॉर हाई क्यू फैक्टर, फॉर हाई क्यू फैक्टर, हाई क्वालिटी फैक्टर का मतलब है, मैं लिख रहा हूं फॉर हाई क्यू फैक्टर का क्या मतलब है? फॉर हाई क्यू फैक्टर का मतलब है, थोड़ा आप लोगों को विजिबिलिटी का इशू आ रहा है, मैं इसमें इंक बढ़ा देता हूं। फॉर हाई क्यू फैक्टर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हाई क्वालिटी फैक्टर में बैंडविड्थ का मान घट जाएगा। देखो, जैसे अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि क्यू फैक्टर बहुत हाई है, क्वालिटी फैक्टर हाई होने का मतलब स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट डेल्टा ओमेगा का मान कम होना, और डेल्टा ओमेगा का मान होता क्या है? R/L। R/L का मान बहुत कम होना। अब आप खुद सोचिए, R/2L का मान क्या होगा? R/L ही कम था, बहुत कम था, तो R/2L का मान बहुत कम हो जाएगा। तो ऊपर वाले में अगर अंडर रूट के अंदर तुलना की जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं R/2L का स्क्वायर बहुत छोटा है 1/√LC के स्क्वायर से, राइट? अगर ये बहुत छोटा है, मैंने एग्जांपल दिया था 0.1 होता तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो बहुत छोटा हो जाएगा किससे? अनुनाद आवृत्ति के स्क्वायर से। सो दैट्स वाई मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये वैल्यू अगर बहुत छोटी है इससे, तो आप गणना करते समय अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालें अगर, तो इस मान को निग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉरी R/2L के स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको निग्लेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही निग्लेक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? देखो, ओमेगा 2 का मान, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान R/2L। अब ये पढ़ा चुका हूं, ये फार्मूला कहां से आया, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। R/2L प्लस, देखो अप्रोक्सीमेशन में आपने इसको निग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या? अंडर रूट के अंदर 1/√LC का वर्ग। अंडर रूट और वर्ग एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ओमेगा 2 आ गया R/L बटे में 2, लिख सकते हैं इसको ऐसा, और यहां प्लस आया 1/√LC। इसका मतलब ये डाटा ओमेगा 2 बन गया। R/L को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बटे 2 प्लस 1/√LC क्या है? अनुनाद आवृत्ति ओमेगा नॉट। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, ओमेगा 2 बराबर बैंडविड्थ बाई 2 प्लस ओमेगा, राइट? इसी तरह अगर बैंडविड्थ को मैं डेल्टा ओमेगा लिखता हूं तो ओमेगा 2 बराबर डेल्टा ओमेगा बटे में 2 प्लस ओमेगा नॉट।
ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट मैं आपको ग्राफ से देखना सीधे बताऊंगा, कुछ याद नहीं होना चाहिए, कोई भी डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसको पहले यहां तक आप लोग लिख लेना ध्यान से, इसको यहां तक एक बार प्रॉपर लिख लेना स्टूडेंट्स। ओमेगा 2 का मान तक लिख लो आप लोग। ये समझ में तो सबके आ गया होगा कि अप्रोक्सीमेशन किसका किससे कर रहे हैं, तो हमने निग्लेक्ट किसको किया है, r/12 का स्क्वायर वेरी वेरी लो है कंपेयर टू दिस। एक बार लिख लीजिए आप लोग, लिखने के बाद एक बार थम्स अप मेंशन कर देना, बहुत इत्मीनान से लिखो, इत्मीनान से टाइम लेते हुए। सर स्क्रीन पे कोई विजिबिलिटी का इश्यू तो नहीं है? स्क्रीन पर विजिबिलिटी प्रॉपर है? एक बार इसको लिख लो स्टूडेंट्स, बाकी मैं इसको आपको ग्राफ से बताता हूं, ग्राफ से देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि ये कितनी आसान बात थी। ग्राफ से देखने के बाद आपको खुद लगेगा ये कितना आसान था। थम्स अप आ गया क्या सर बच्चों का? एक बार चेक करिए, मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट पर तो कुछ नहीं था, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर अगर समझें स्टूडेंट्स, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा यार ये रिजल्ट अगर हमें पता था तो क्यों ना हम इस रिजल्ट को यूज करते, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है, राइट? इस फॉर्मूले को, ये जो अभी मैंने आपको समझाया, ये मैं तभी समझा सकता था जब को आपको हाई क्वालिटी फैक्टर का मतलब पता हो, इसलिए मैंने अभी बताया। पहले अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बता दिया होता तो आप हर जगह इस फॉर्मूले को लगा देते। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को तभी बताया है जब आप प्रैक्टिकल मतलब समझ गए हैं हाई क्वालिटी फैक्टर का। हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए ये रिलेशन आपके पास बनता है, मैं इसको अभी बता देता हूं, बोर्ड पर रहना आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, आसानी से आप समझ सकते हो, बिल्कुल देखकर याद हो जाएगा आपको। फिर आप सोचोगे कि उस रिलेशन की जगह इसी रिलेशन को डायरेक्ट यूज करते तो क्या प्रॉब्लम थी। और मेरा सजेशन है आप इसको कहीं भी यूज करिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, ये तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल ही देता है, राइट? एग्जैक्ट के लिए वही मेथड है, और हाई क्यू फैक्टर में आप अप्रोक्सीमेशन आसानी से ले सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि क्यू का मान थोड़ा कम भी था और आपने अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो गलत हो जाएगा, लगभग सेम आंसर आते हैं, राइट? काफी क्लोज आंसर आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप यूज कर सकते हो। देखो हाई क्यू फैक्टर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं रेजोनेंस कर्व की, तो से स्टूडेंट्स दिस इज मॉड आई करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी पर, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी पर मैं अगर आपसे रेजोनेंस कर्व की बात कर रहा हूं तो हाई क्यू फैक्टर पर, हाई क्यू फैक्टर पर आपको ग्राफ लुक लाइक दिस दिखाई देगा। ग्राफ आपके सामने ऐसा आ रहा है, दिस इज हाई क्यू फैक्टर। हाई क्यू फैक्टर पर ये अपने पास अनुनाद आवृत्ति है, दैट इज ओमेगा नॉट। इस समय बनने वाली करंट मैक्सिमम होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, दिस इज आई नॉट बराबर वी बाई आर। आप जानते हैं अगर मैं मैक्सिमम करंट का 1/√2 कर दूं तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या कहते हैं, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 4 नाम मैंने आपको बताए थे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगला नाम बताया था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, अगला नाम मैंने आपको बताया था हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अगला नाम मैंने आपको बताया था 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सभी नामों का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बताया था। अब यहां देखो, अगर मैक्सिमम करंट का ये मान लो 1/√2 यहां हो रहा है, तो 1/√2 पर अपने पास
करंट का कितना फैक्टर हो गया 1/√2। उस समय अगर इस ग्राफ को नीचे ट्रेस किया जाए तो नीचे ट्रेस करने पर यहां जो फ्रीक्वेंसी मिलती है इसी को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω1। और इस तरफ जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद आती है राइट हाफ पर उसको कहते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे कह रहे हैं ω2, राइट। ये ω1 है, ये ω2 है। ω1 का नाम था लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पेस थोड़ा कम हो गया। और ω2 का मान है, नाम है सॉरी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक बहुत ही कमाल का रिजल्ट दिखने वाला है आपको। जब भी बहुत हाई क्यू फैक्टर है, फॉर दिस इज फॉर हाई क्यू फैक्टर, ये ग्राफ किसके लिए बनाया है, हाई क्यू फैक्टर, तो उसी समय ग्राफ स्टीपर बन रहा है। देखो जब ग्राफ स्टीपर बन रहा है, बहुत क्लोज बन रहा है, तो आपके पास ध्यान से देखना ω2 और ω1 का अंतर कितना है, ये पूरा है बैंडविड्थ, ये पूरा क्या है स्टूडेंट, बैंडविड्थ। और जब ये बहुत नैरो हो जाता है तो उस समय बैंडविड्थ का आधा भाग यहां तक होता है, ये वाला भाग कहलाता है बैंडविड्थ बाई 2। और बैंडविड्थ, ये पूरी बैंडविड्थ है, अनुनाद आवृत्ति से यहां तक का एरिया, यहां तक की पोजीशन सॉरी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ बाई 2। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ये ब्लू कलर वाला मैं थोड़ा और प्रॉपर बना देता हूं, विजिबिलिटी का इश्यू ना रहे। ये ऐसे जा रहा है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, राइट, लाइक दिस। तो इतनी दूरी बैंडविड्थ बाई 2 है और इतनी दूरी भी बैंडविड्थ बाई 2 है। तो आप मुझे बताओ अनुनाद आवृत्ति में अगर इतना घटा दोगे तो ω1 मिल जाएगा, अनुनाद आवृत्ति में अगर इतनी दूरी जोड़ दोगे तो ω2 मिल जाएगा। तो क्या मैं सीधे बोलूं, आज से मेरा आंसर होगा अनुनाद आवृत्ति में ω1 का मान अनुनाद आवृत्ति में ω0 में घटाऊं या जोड़ूं, इस वैल्यू में इतनी वैल्यू घटानी होगी माइनस बैंडविड्थ बाई 2। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान ω2 का मान, तो ω2 का मतलब अनुनाद आवृत्ति में इतनी वैल्यू जोड़ना, इसका मतलब ω2 का मान अनुनाद आवृत्ति में बैंडविड्थ बाई 2 को जोड़ देना। बैंडविड्थ को ही डेल्टा ओमेगा लिख देते हैं। बताओ स्टूडेंट कितना आसान था। कभी न्यूमेरिकल में आपसे पूछता है, कभी न्यूमेरिकल में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो और अनुनाद आवृत्ति और बैंडविड्थ पता है, तो क्या सीधे आप ω1 नहीं पता कर लोगे। ऐसे ही हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछता है तो ω0 और बैंडविड्थ का मान रख के सीधे आप ω2 पता कर लोगे। तो ये दोनों शॉर्टकट रिजल्ट हैं और इसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स इसको यूज करना। और अगर अब इस समय आप इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को जोड़ दें तो आपके पास एक रिजल्ट और दिखता है। देखो ऑन एडिंग, ये समझ गए ना सभी, पूरी वैल्यू बैंडविड्थ थी और अनुनाद आवृत्ति से इस तरफ आधा जाएगा तो बैंडविड्थ का बटे 2, इस तरफ जाएंगे तो बैंडविड्थ का बटे 2, राइट। कैसे प्रूफ कर देता हूं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो देखो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दो तो पहली वाले समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड क्या है ω1 और दूसरे वाले में लेफ्ट हैंड साइड ω2 है, दोनों को जोड़ दो तो ω1 प्लस ω2 बराबर, अब इन दोनों को जोड़ दो, ω0 पहले वाले पर टर्म थी ω0 माइनस बैंडविड्थ बाई, दूसरे में राइट हैंड साइड क्या रिलेशन था, ω0 प्लस बैंडविड्थ बाई 2। अब आप समझ पा रहे होंगे कि माइनस बैंडविड्थ बाई 2 प्लस बैंडविड्थ बाई 2 कैंसिल हो गया, तो क्या ω1 प्लस ω2 बराबर ω0 और ω0 को जोड़कर 2ω0 बोल सकते हैं। और एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज वैलिड फॉर हाई क्यू फैक्टर। कहां ये रिजल्ट वैलिड है? हाई क्यू फैक्टर पर, और अदरवाइज ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ये कैसे आंसर है? अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट आंसर वही है जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो मैं स्टूडेंट्स इन आंसर्स को भी आगे अब यूज करूंगा। अभी आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके जो नोट्स बनवाऊंगा उसमें 5 पॉइंट अब मैं ऐड करवाऊंगा, राइट? तो कभी भी अब आपसे कोई पूछता है ओमेगा 1 का मान, तो सीधे क्या बोलोगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आधा घटा दो, इतनी वैल्यू को घटा दो। ओमेगा नॉट से अगर इतना घटा दोगे तो ओमेगा 1 मिल जाएगा, और ओमेगा नॉट पर इतना जोड़ दोगे तो ओमेगा 2 मिल जाएगा। और ये वैल्यू है क्या? टोटल बैंडविड्थ है, टोटल बैंडविड्थ है, और ये बैंडविड्थ का आधा, ये भी बैंडविड्थ का आधा, राइट? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में बैंडविड्थ बटे 2 को घटा दो तो ओमेगा 1, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में बैंडविड्थ बटे 2 को जोड़ दो तो ओमेगा 2। मुझे लगता है स्टूडेंट्स इतनी बात कम से कम आपको क्लियर हो रही होगी। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पर आने का टाइम हो गया है। अभी तक केवल हम लोगों ने थ्योरेटिकल बातें की हैं। एक टेबल बनाने के बाद अब आप फील करोगे कि एक्चुअल में सिलेक्शन क्या है। क्या ये सर बता रहे थे, आखिर ये ट्यूनिंग कैसे होती है? अब हम लोग ट्यूनिंग पर आ सकते हैं। पहले कम से कम इतने रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, राइट? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, राइट? हाउ ट्यूनिंग इज पॉसिबल इन रेडियो रिसीवर। कैसे रेडियो रिसीवर में ट्यूनिंग की जाती है? कुछ मैं रिजल्ट्स लिखूंगा पहले। ये यहां तक लिख लिया सबने? एक बार थम्स अप दे दें। याद रखें ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। सर एक बार देख लेना, टाइम का तो कोई इशू नहीं है। बच गया 11। एक बार बात स्टूडेंट से पूछ लीजिए। किसी का कोई मैसेज आया क्या? कल कर लेते हैं, ठीक है। पहले लिख, यहां तक लिख लें स्टूडेंट्स। यहां तक स्टूडेंट्स लिख लें पहले। ओमेगा 1 ओमेगा 2 तक, और ये एक रिलेशन आया है। ये भी किसके लिए है? हाई क्यू फैक्टर। सब कुछ हाई क्यू फैक्टर के लिए है। ये पहले वाला रिलेशन भी किसके लिए था? हाई क्यू फैक्टर। दूसरा वाला भी हाई क्यू फैक्टर, और ये रिलेशन भी जो आया है हाई क्यू फैक्टर। तो अभी मैं आपको हाई क्यू फैक्टर और नॉर्मल क्यू फैक्टर की एक टेबल बनवा दूंगा ताकि आपको याद रहे चीजें। पहले कम से कम यहां तक लिख लीजिए। कल की टाइमिंग मेंशन कर दीजिएगा सर। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक बार मुझे थम्स अप दे दें। एक बार यहां तक थम्स अप दे दें सभी लोग। यहां तक बातें क्लियर हो तो एक बार थम्स अप दे दें। बाकी इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट भी कर दूंगा, कैसे क्या वैल्यू हम लोग लिख रहे थे। एक बार आप लोग यहां तक थम्स अप दे दें। क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, कल की जो टाइमिंग रहेगी स्टूडेंट्स, कल आपकी सेम 11 to 2 ही क्लास रहेगी, 11 से 2, राइट? सेम टाइम 11 to 2, 11 AM से 2 PM तक क्लास आपकी होगी। कल जो टाइमिंग रहेगी 11 से 2 रहेगी। आज नेट का मॉर्निंग में फ्लक्चुएशन था, इस वजह से हम लोग चीजें नहीं कर पाए थे। और कल देखो यही थोड़ा एक टफ क्लास थी। आज कुछ डेरिवेशंस थे और कुछ जो चीजें थी वो आपने कम पढ़ी है, तो मुझे लगता है डिप्लोमा में शायद पढ़ी ही नहीं है। तो आज की क्लास को थोड़ा फ्रिक्वेंट होकर नोट्स को एक बार प्रॉपर जज कर लेना। बाकी कल मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, राइट? और गाइस थोड़ा सा आप लोग डेकोरम बनाकर रखें, क्लासेस को बहुत कंटिन्यूएशन में करें, राइट? क्लासेस को बहुत कंटिन्यूएशन में करें, डाटा पैक थोड़ा सा मैनेज करके चलें ताकि आप लोग क्लासेस अच्छे वे में कर पाए। और हर चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको फील कराऊंगा। कल आप देखोगे ट्यूनिंग, आज भी नहीं करा पाए ट्यूनिंग क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। तो कल इसको मैं आपको प्रॉपर वे में बता दूंगा कैसे हम लोग ट्यूनिंग करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कल मैं आपको कराऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद द इंजीनियर्स। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल। मीटिंग में क्लोज कर रहा हूं।